नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। कल आप लोगों के भरपूर फीडबैक पे और आप लोगों में से एक दो भाई बड़े मायूस मायूस बैठे थे कि जी मुझे एंट्री नहीं मिली, मैं अंदर जाके लिख नहीं सका। तो हमने सिचुएशन को असेस किया, तो फिर देखा कि जो सीलो है, सीलो के अंदर आवाम कम थी, तो सीलो के अंदर शिफ्टिंग आसान थी, लेकिन इससे पहले आधे घंटे का बीलो के साथ भी क्लैश था। फिर हमने अल्लाह का नाम लेके बीलो वालों को भी उठा के दूसरे कमरे में फेंका, सीलो वालों को दूसरे कमरे में फेंका। हमने कहा जी ऑडिट वाले बच्चे जो है ना, ये इस टाइम पे जो है ना, इस क्वालिफिकेशन के बहुत करीब है, तो इनका इस वक्त बहुत ज्यादा हक बनता है कि इनके साथ ज्यादा बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट किया जाए, और ये जिंदगी में कुछ संजीदा भी नजर आ रहे हैं। तो सर उसामा ने भी कहा कि जी ये बच्चे जो है वो, इनको आप भी कह दीजिएगा, अभी भी मुझे उतने संजीदा नजर नहीं आ रहे जितने संजीदा होने चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि इसमें मजीद इनको जरूरत है कि थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, और जो उनकी असेसमेंट है वो ये है कि अभी ड्राफ्टिंग में काम करने की जरूरत है। सीधी सी बात है, बचपन से जो राइटिंग खराब हुई भी होती है इतने आराम से ठीक नहीं होती, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी शुरू से ही इंग्लिश अच्छी नहीं थी या प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी तो आप उसे कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। आज हम बैठ के ग्रामर श्रामर के रूल्स तो नहीं ठीक कर सकते, नए नए लंबे चौड़े मजमून तो नहीं लिख सकते, लेकिन कम से कम हम आईकेप के सवालों को बार बार करते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, सोल्यूशन देखते हुए, अपने अल्फाज में लिखते हुए, आहिस्ता 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 ग्रेजुअली अपनी परफॉर्मेंस, अपनी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत बड़ी दुनिया है जो ऑडिट में 40 से 50 के दरमियान फेल होती है, उनमें से किसी का ये मसला नहीं होता कि उन्हें समझ नहीं आया था। उन्होंने ऑडिट में औसत 9-10 सवाल होते हैं, हर सवाल में एक नंबर मिस किया होता है उन्होंने। वो नंबर जो मिल जाता अगर थोड़ा सा जवाब को अच्छा क्राफ्ट कर लेते, थोड़ा सा उसको बेहतर तरीके से बता देते, तो बड़ा दुख लगता है जब 40 से ऊपर। पता है 12 पे फेल होने पे दुख नहीं होता, पता होता है मैंने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया था, पता नहीं 12 नंबर कैसे आ गए। लेकिन जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन एग्जामिनर की नजर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर बड़ा दुख होता है। तो बंदा ये सोचता रहता है मैंने कहाँ गलती की, किस तरह से। और जितने भी लोग जब आके कहते हैं सर ऑडिट 5 अटेम्प्ट से रहता है, 6 अटेम्प्ट से रहता है, इस तरह से है, उस तरह से है। लास्ट टाइम 2-3 लोग मिले, उन्होंने कहा 6 अटेम्प्ट से सिर्फ ऑडिट रुका हुआ है। उनसे जब डिस्कशन हुई तो पता ही लगा कि उन्हें सारे कॉन्सेप्ट्स आते थे। मैंने कहा आपने सिर्फ ड्राफ्टिंग के सेशंस लेने हैं। इंटरेस्टिंगली रिजल्ट वाले दिन उन्होंने कहा कि सर हमें असल में समझ आ गई थी कि हमारी क्या गलती है, और जब हमने लिखना शुरू किया और जबरदस्ती हमसे लिखवाया गया, या कम से कम हमने बाकियों को देखा कि सारे लिख रहे हैं तो भी मैं क्यों नहीं लिख रहा। और फिर वही वाली बात है कि लिखने के अंदर भी फिर टिप्स हैं। अब मैं लेक्चर पढ़ाते हुए जो टिप्स दे रहा होता हूँ वो कंटेंट पे दे रहा होता हूँ, तो इसलिए हमने उसकी स्पेशलिस्ट क्लासेस अलग से रखी हुई होती हैं जिसमें आपकी राइटिंग इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही होती है। तो दुख तो आपको लगता है कि जी 2 घंटे की क्लास है, फिर वो 1-1.25 घंटे का ड्राफ्टिंग सेशन और फिर टेस्ट, लेकिन यकीन माने इस सारे में हमें आपसे ज्यादा तकलीफ होती है। टीचर्स को अरेंज करना होता है, उनके टाइम टेबल को आगे पीछे करना होता है, कमरों को बाउंड करना होता है। अब देखिए वो ड्राफ्टिंग के चक्कर में हमने बीलो सीलो के क्रैश वाले बच्चों को भी कहीं और मूव कर दिया है। हम वो सारा कुछ सारी एक्टिविटी इसलिए कर रहे होते हैं कि आप लोग सीरियस हो जाए। और अब ये वो वक्त आ गया है जब हम हमेशा से सीरियस थे, हम आज भी सीरियस हैं, लेकिन अब आप लोगों का सीरियस होना बनता है। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ जाती, आपने घर जाके देख भी ली है, आपने ऑडिट भी पढ़ा और सोचा मैं बाकी चीजें भी पढ़ूं, आप कितना को पढ़ रहे हैं वो आपको भी पता है, तो फिर खाली ऑडिट ही पढ़ लें। कम से कम कोई एक टिक तो लगाए ना, कम से कम एक तसल्ली तो हो कि ऑडिट अच्छा जा रहा है। पूरा सेशन भी तो आप R2 के चक्कर में ऑडिट छोड़ते रहे हैं ना, MFA से मोहब्बत करते रहे हैं, तब आखिरी दिनों में ऑडिट जो है ना वो आपकी मोहब्बत का तालिब बन गया है। वैसे भी आज के आगे आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप इजी हो जाएंगे। तो जब मंडे वाला वीक शुरू होगा तो है ही 7 दिन, तो 7 दिन सिर्फ ऑडिट को देते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। टीचर ने 6 महीने में 7 दिन ऑफ सीरियसनेस मांगे, और हमने कहा सर ये थोड़ा ज्यादा है, 4 होते तो शायद हम कुछ ना कुछ कोशिश कर लेते। नहीं ठीक है, मैंने पहले ही आपको कहा था इस सेशन में मैं आपको ज्यादा इमोशनल नहीं करूंगा, लेकिन सर ने भी पैगाम भिजवाया था कि आपने जरा बच्चों को एनकरेज करना है कि वो और ज्यादा तैयार हो और ज्यादा अटेंटिव होकर फोकस के साथ चीजों को अटेंड करें। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमें एक ऑडिटर समझ आ चुका है, हमें उसके एथिक्स समझ आ चुके हैं, हमें वो क्या रूल्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ये समझ आ चुका है।
और हमें समझ आ चुका है कि वो अपॉइंट कैसे होता है और अपॉइंटमेंट के वक्त के मसलों मसाइल के और पूरे ऑडिट की क्वालिटी अच्छी कैसे होगी जब एंगेजमेंट का लीडर कौन कौन सी जिम्मेदारियां अपने जिम्मे लेगा। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इंडिपेंडेंट ऑफ हमारे पूरे सिलेबस है। ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो पूरे सिलेबस में किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। यानी जब भी आप अपनी तरतीब बना रहे हो ना, तो आप जो ब्लॉक्स बनाते हैं, आप 1, 2 और 13 का एक इकट्ठा ब्लॉक बनाते हैं। आप रिपोर्ट और एंड ऑफ ऑडिट के वो जो चैप्टर नंबर 14, 15 है उसका एक अलग ब्लॉक बनाते हैं। इन दो को आप एक अलग ब्लॉक ट्रीट कर सकते हैं कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इनका किसी और सिलेबस एरिया से ताल्लुक नहीं है। और देन आखिरी ब्लॉक आप बनाते हैं प्रोसीजर्स का, जो चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर 10 तक जा रहे होते हैं। उस प्रोसीजर के अंदर फिर 3 तरह के ब्लॉक हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की ये 3-4 चैप्टर, कंट्रोल्स के ये 2 चैप्टर और रिस्क का ये चैप्टर। मैं बार बार आपको ना नक्शा आपके दिमाग में लाने की कोशिश करूंगा ऑडिट का। आप ऑडिट को पढ़ रहे थे यूनिट लेवल पे, हर दिन जो पढ़ रहे थे, हर वीक जो पढ़ रहे थे, आप उस तरह से चल रहे थे। अब इस पूरे क्रैश कोर्स में ना आपने ऑडिट की पूरी पिक्चर जहन में रखनी है। तो चैप्टर नंबर 1, 2 और 13 हम खत्म कर चुके हुए हैं और अब हमारा आज का टारगेट है चैप्टर नंबर 12 और 11। आसान टारगेट नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से चले। इंटरेस्टिंगली दोनों नॉलेज बेस्ड चैप्टर्स हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड वीक में जो डिवीजन की थी, तो फर्स्ट वीक की मेन डिवीजन थी नॉलेज बेस्ड एरियाज की। सिर्फ 2 ही टेक्निकल एरियाज बीच में आए, कंपनी लॉ से रिलेटेड और कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड। तो अब आगे पढ़ते हैं। चैप्टर 12 किताब में हमारे उन्होंने क्या किया है कि इस तरह का चैप्टर बनाया है जिसमें 2 स्टैंडर्ड ऐड कर दिए हैं। 2 ऐसी सिचुएशन है जहां ऑडिटर को किसी और के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। ऑडिटर काम करते करते अचानक से उसके सामने किसी और का काम आता है और वो काम इसकी मदद कर रहा होता है, तो ऑडिटर को वहां उस बंदे के काम को यूज करना होता है और उस पर रिलाई करना होता है। तो ये स्टैंडर्ड हमें ये बताने की कोशिश करेगा कि ये एक्सपर्ट भाई कौन है, ऐसी क्या सिचुएशन होती है कि आपको एक्सपर्ट की जरूरत पेश आ जाती है, फिर एक्सपर्ट काम कैसे करता है, फिर आप उसके काम पे भरोसा कैसे करते हैं, और फाइनली उस एक्सपर्ट से रिलेटेड आपकी क्या खतो किताबत होती है। ये सारी बातें स्टैंडर्ड बताएगा। बहुत ही छोटा सा मासूम सा स्टैंडर्ड है, 1-1.25 सफ़े में खत्म हो जाता है। कुछ ज्यादा इसमें स्टैंडर्ड में लंबी चौड़ी बात नहीं है, सीधी सी बातें हैं, लेकिन टेक्निकली समझने की बड़ी अशद जरूरत है कि ये एक्सपर्ट कौन है। कौन होता है जी एक्सपर्ट? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की नॉलेज से हट के जो बंदा अपनी फील्ड का चैंपियन हो, हम उसे एक्सपर्ट कह सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर, अकाउंटिंग ऑडिटिंग उसे नहीं आती, लेकिन उसको फेफड़ों के मसलों का बड़ा पता होता है, उसको दिमाग में क्या चल रहा है काफी कुछ पता होता है। साइकोलॉजिस्ट, इंजीनियर, एक्चुरियल जो कि न्यूमेरिकल डाटा ऑफ लाइफ टू डेथ प्रोबेबिलिटीज वगैरह पे काम करता है, लॉयर, मैकेनिक, जमीनों का वैल्यूअर, प्रॉपर्टी डीलर, और हर वो फील्ड जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग नहीं है, उसका जो चैंपियन है वो एक्सपर्ट है। ये सिंपल सा क्राइटेरिया है। अगर एक चीज अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर डेफर्ड टैक्स का एक एक्सपर्ट है तो वो एक्सपर्ट नहीं है, वो अकाउंटेंट है। और अगर सादा टैक्स का कोई एक्सपर्ट है तो वो एक्सपर्ट है, क्योंकि अकाउंट्स और ऑडिटिंग का टॉपिक नहीं है ये। लेकिन डेफर्ड टैक्सेशन अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। टैक्स वालों को अगर आप बता दें तो वैसे ही फौत हो जाए कि अच्छा भला आपने जो टैक्स दे दी है, आप बाद में वैसे के उसके हिसाब किताब कर रहे हैं कि जो दिया था उसकी बेस क्या थी और हमारी बेस क्या थी और उसमें और उस बेस में क्या फर्क था, और उसको कैसे वो करें, और उससे एसेट क्रिएट होता है या लायबिलिटी, और फिर उस लायबिलिटी को बाद में सेटल करते करें। अकाउंटेंट अपने लिए एक मसला खुद ही से क्रिएट करते हैं, फिर उस मसले को पालते हैं कई ईयर्स तक, फिर एक दिन उस मसले को खत्म कर देते हैं। और सेठ बेचारा सोचता रहता है कि यार ये लगा रहता है बेचारा ना, खुद ही से एंट्रियां डाल रहा होता है। अब चूंकि इतनी साइंस बना दी है अकाउंटिंग को, तो उसलिए फिर सेठ को होता है कि इसके लिए पढ़ा लिखा अकाउंटेंट चाहिए। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि कुछ खास स्टैंडर्ड ना सिर्फ अकाउंटेंट को नौकरी दिलवाने के लिए बनाए गए। वो दुनिया के मसले नहीं थे, कभी भी नहीं थे, लेकिन धक्के से वो मसले क्रिएट करके उन मसलों को ऐसे अमोर्टाइज करके और यूं करके और नॉर्मलाइज करो और रिवर्स करो और इनकी मेंटल डेप्रिसिएशन को इस तरह से करके यूं कलाबाजी दे के वहां पे फेंको और फिर वहां से यूं निकाल के उसके साथ सालाना ये ट्रीटमेंट करो। अच्छा भला लीज पे एक बंदे ने चीज ली होती है, भाई हर साल पैसे दे रहा है और चीज इस्तेमाल कर रहा है, सिंपल एक्सपेंस कर दो, खत्म कहानी। नहीं, लीज 2 तरह की होती है,
अच्छा चलो ठीक है, पैसे देते देते खरीद रहे हैं ना, चलो आहिस्ता आहिस्ता आप उस एसेट को अपने पास रिकॉर्ड नहीं, पहले हम उसको आगे जाके देखेंगे, फिर उसको पीछे लाके देखेंगे, फिर पीछे से आगे जाते हुए हर साल एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा या तो इससे एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाती हैं, आखिरी साल फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो बहरहाल मतलब ये अकाउंटेंट्स के मसला मसाइल है। तो हमें अपने से भी ज्यादा अजीब सा इंसान चाहिए। हम ऑलरेडी इतने साइंसदान हैं, लेकिन हमें अपनी फील्ड से हट के कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि अपनी फील्ड का माहिर हो। क्यों चाहिए? हमारे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनकी ऑडिटिंग करते हुए जब हम एविडेंस को परखेंगे तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि हम अकाउंटेंट हैं। क्लाइंट ने रिवैल्यूएशन करवाई तो हमने कहा कि भाई ये तो 12 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, तो रिवैल्यूएशन के बाद आप कहते हैं 100 मिलियन की हो गई है। दिमाग खराब हो गया आपका, 12 मिलियन की चीज 100 मिलियन कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा जी यहां से रिंग रोड गुजरेगी। तो आपने कहा रिंग रोड गुजरेगी तो उससे क्या? कहेंगे जी आपको नहीं पता, आप अकाउंटिंग को देखें। जब जिस जगह से रिंग रोड गुजर रही होती है तो उसके आसपास की प्रॉपर्टी एम महंगी हो जाती है, उसमें लोग बाइंग सेलिंग शुरू कर देते हैं, कमर्शियल डिक्लेयर हो जाती है, वहां प्लाजे बनते हैं, वहां इनकम होती है। तो ये अब बढ़ गई है। आप एक काम करें, किसी प्रॉपर्टी डीलर से जाके पूछें, वो बताएगा कि इसकी वर्थ क्या है। तो वैल्यूएशन मतलब IAS 16 को फॉलो करते वक्त मैं एक ऐसी जगह पे आ गया जहां मुझे समझ ही नहीं आ रही, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, क्योंकि मैं उस फील्ड का चैंपियन हूं ही नहीं। तो किसी जगह एक लीगल केस हुआ था, मैंने लीगल केस पढ़ा, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये केस हारने वाले हैं या जीतने वाले हैं, या कितने % चांस है जीत जाएंगे हार जाएंगे। तो लॉयर की जरूरत पड़ेगी। तो किसी जगह उनका कोई कॉम्प्लेक्स एसेट है तो उसको मेजर करने के लिए इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। किसी जगह वो कहते हैं हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये ऐसा तूफानी है कि इसकी वर्थ है 250 करोड़। हम कहेंगे क्या लगा दिया भाई इसमें, सस्ते सस्ते से प्रोग्रामर थे तुम्हारे, 1-1 लाख रुपया तो मजे देते थे, उनसे तुम लोगों ने प्रोग्रामिंग करके एक कोड बना दिया, ये तो ChatGPT भी बना सकता है। तो तुम लोगों ने इसमें 250 करोड़ की क्या गेम की है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, इसके अंदर SSL सर्टिफिकेट का वो वाला मामला है, और इसके अंदर बिट लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एयोर्टा को इस तरह से घुसा दिया इसमें। अब शायद वो सही कह रहे हो, शायद वो गलत कह रहे हो, मैं नहीं जान सकता। मुझे कौन चाहिए? एक्सपर्ट जो कि इस चीज को समझता हो। टैक्सेशन के अंदर कोई अजीबोगरीब सी बात करते हैं कि FTR और NTR का इस तरह के मसले से उस तरह का रिवर्सल पड़ गया, और वो क्रेडिट हमारा उस साल का था जो इस साल रिवर्स हो गया है, तो मुझे टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो एनी फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का कोई भी बंदा अगर मुझे ऑडिट में किसी चीज की वेरिफिकेशन में मदद कर सकता है तो उसका नाम है एक्सपर्ट। तो एक बात तो तय है कि ऑडिटर को एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है बहुत सारे एरियाज में। अब सवाल ये है कि क्या एक्सपर्ट लाजमी यूज किया भी जाए या नहीं? ऑडिटर तो 200 एक्सपर्ट अपॉइंट कर लेगा, हर एरिया में तो टेक्निकलिटी है। तो देखेंगे कि भाई जिस एरिया को आप देख रहे हैं उसकी मेटीरियलिटी कितनी है, उसमें सेंसिटिविटी कितनी है, उसमें रिस्क कितना है गड़बड़ की तरफ जाने का, वो यूजर्स के लिए कितनी जरूरी चीज है। तो अगर फर्ज करें उन्होंने अपने पास कुछ एसेट रिकॉर्ड किए हैं और एक एसेट उन्होंने 15,000 का रिकॉर्ड किया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, और आपको उसकी ट्रीटमेंट नहीं भी समझ आ रहा, तो खैर है, यूजर करोड़ों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस 15,000 के एसेट की ट्रीटमेंट को समझने के लिए नहीं बैठा हुआ। तो अगर चीज में ग्रेविटी है, शिद्दत है, मैग्नीट्यूड है, रिस्क है, टेंशन है, तो ये सारे फैक्टर्स मुझे इन्फ्लुएंस करेंगे कि मैं एक एक्सपर्ट लेके आऊं। एक्सपर्ट 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरनल एक्सपर्ट और एक होता है ऑडिटर एक्सपर्ट। इंटरनल एक्सपर्ट का दूसरा नाम होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। भाई मैनेजमेंट ने जब अपने अकाउंट्स में 12 मिलियन की फिगर 200 मिलियन कर दिया, 100 मिलियन कर दी, तो उन्होंने भी तो किसी से मशवरा लिया था। वो जिस एक्सपर्ट को उन्होंने यूज किया था उसे कहते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ISA 500 किताब के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 उस एक्सपर्ट का जिक्र करता है कि जब आपको मैनेजमेंट की तरफ से डाटा जो मिले वो उनकी तरफ से नहीं उनके एक्सपर्ट से मिला हो तो आपने क्या करना है। स्टेप्स ये इसी स्टैंडर्ड वाले हैं, लेकिन मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो है जो अकाउंट्स बनाने में इनको हेल्प कर रहा है। और ऑडिटर एक्सपर्ट कौन है? जो ऑडिट करते हुए मुझे हेल्प कर रहा है। तो जो एविडेंस परखने में मुझे हेल्प कर रहा है वो ऑडिटर एक्सपर्ट है, जो अकाउंट्स बनाने में उन्हें हेल्प कर रहा है वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। अब ये तो तय हो गया कि मैंने एक्सपर्ट को यूज करना है, ये 2-3 एरियाज है वहां एक्सपर्ट को यूज करूंगा और मैं एक्सपर्ट लेके आऊंगा। मैं
मैं इनसे नहीं कहूंगा मुझे एक्सपर्ट से इसकी वैल्यूएशन करवा दें, अगर कह भी दूंगा तो वो जो करवाएंगे वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होगा, ये स्टैंडर्ड उसे डील नहीं कर रहा, ये स्टैंडर्ड डील कर रहा है एक्सटर्नल एक्सपर्ट को, जिसको ऑडिटर ने हायर करके लेके आना है। अब मैं उसे हायर करके आऊंगा तो महंगा आदमी है, तो मैं इनसे कहूंगा भाई आपको ऑडिट करने के लिए मुझे जरूरी है कि मैं उस बंदे को लेके आऊं, लेकिन उसके पैसे आपने देने हैं, तो क्लाइंट तो सर फाड़ देगा मेरा। तो अच्छा होता कि मैं अपॉइंटमेंट के वक्त ही उनके साथ टर्म्स में लिख देता कि अगर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी तो आप उसके पैसे देंगे, तो इसके पैसे हमने नहीं देने, कॉन्ट्रैक्ट हमने करना है लेकिन पैसे वो लोग देंगे। तो मैं एक्सपर्ट ढूंढूं, एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट करूं और उसे कहूं तुम मेरे टीम मेंबर बन जाओ, अगर तुमने भी कॉन्फिडेंशियलिटी का उतनी ख्याल रखना है जितना मैंने करना है। एक्सपर्ट को ले आया, एक्सपर्ट वो जानता है जो मैं नहीं जानता, तो एक्सपर्ट वो करेगा जो मेरी सोच भी नहीं है। मैं कहूंगा ये 100 मिलियन की बनती है तो ये प्रॉपर्टी, वो कहेगा हाँ बनती है, कटो है 10 लाख रुपए की मैंने वैल्यूएशन कर दी है। यार इतना एक जुमला बोलने के 10 लाख, उसने कहा तुम्हें क्या पता मैंने पीछे क्या असम्पशंस लगाई हैं, मार्केट की क्या नॉलेज इस पर अप्लाई की है। हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू करने के 13 तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, मैंने उनमें से 6 मिक्स किए हैं, तुम्हें क्या पता। वो कुछ भी बोल दे, जब मुझे उसकी फील्ड का ही नहीं पता तो वो तो मुझे कुछ भी बोल के मेरे से पैसे लेके चला जाएगा या मुझे कह देगा मैंने काम सही किया है। तो मुझे एक एरिया नहीं समझ आ रहा, मैं एक बंदे को लेके आया, तुम इस एरिया के बारे में मुझे बताओ, और वो बंदा मुझे धोखा दे गया और मैंने क्लाइंट को कह दिया तुम्हारे अकाउंट गलत बने हुए हैं। तो कल को अदालत ने मेरे से पूछा तुम्हें कैसे पता, मैंने कहा वो उसने बताया था। और अगर वो झूठ बोल गया तो साइन तो मैंने करना है ना। पार्टनर कभी अगर किसी जगह पकड़ा जाएगा कि ऑडिट खराब हुआ है तो ये थोड़ी कहेगा कि टीम का जूनियर फजूल आदमी था मेरे को धोखा दे गया। रिव्यू करना तो उसी के जिम्मे है ना, देखना तो उसी नहीं है कि उसने सही काम किया या नहीं किया। तो इसीलिए अगर एक्सपर्ट यूज भी हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। मैं एक्सपर्ट का नाम अपनी रिपोर्ट में लिखूं या ना लिखूं, अगर उसने उसकी वजह से मेरी रिपोर्ट खराब हो रही है तो हो सकता है मुझे उसका नाम लिखना पड़े, अगर उसकी फील्ड की इजाजत देती हो तो भी मैं रिपोर्ट में जुमला लिखूंगा कि एक्सपर्ट का नाम लिखने का हरगिज ये मतलब नहीं कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, मेरी जिम्मेदारी अपनी जगह पे उसी तरह से वैलिड है। लेकिन मुद्दा अभी भी वही है, एक्सपर्ट अगर धोखा दे दे तो क्या होगा। कुछ सेफगार्ड्स हैं। सेफगार्ड नंबर 1, अच्छा एक्सपर्ट लेके आए, पढ़ा लिखा हो, कॉम्पिटेंट हो, मशहूर हो, मार्केट में रिप्यूट हो। मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बरादरी से पूछूं यार मुझे जमीनों का एक्सपर्ट चाहिए, तुम फलाना फलाना ऑडिट में थे, तुम्हें जरूरत पड़ी थी, किसको देखा था और कैसा काम किया था उसने, भरोसा कर सकते हैं उस पर। तो पहला स्टेप है अच्छा एक्सपर्ट चूज किया जाए जो कॉम्पिटेंट हो, जो क्वालिफिकेशन रखता हो। अब अगेन टाइम ज्यादा होता तो रेगुलर क्लास में तो हमने 1-2 एग्जांपल्स देखी थी, जैसे एग्जांपल्स हमने देखा था कि एक्सपर्ट हमारे साथ कितना धोखा कर सकता है, लेकिन जाहिर है इधर हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अच्छा बंदा होना चाहिए, अच्छी डिग्रियां, अच्छा तजर्बा, मार्केट में मशहूर हो, अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट उसके पास हो। अगर उसने कोई किताब लिख रखी हो तो क्या ही बात है, जो अपनी फील्ड में किताब लिख दे तो वो तो तूफानी आदमी है। भाई डॉक्टर तो सारे इलाज कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर है जो एक खास बीमारी पे किताब लिख देता है, तो जाहिर है जो किताब लिख रहा है उसने कितनी को रिसर्च की होगी उसके ऊपर, कितने को तजर्बे किए होंगे, कितने को डाटा कलेक्ट किया होगा। तो नॉर्मली जो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, जो लोग किताबें लिखते हैं, वो उस फील्ड के ज्यादा चैंपियन लोग काउंट होते हैं। बस टीचर बेचारा किताब लिख दे तो जो है ना वो बस गुजारा मुजारा ही होता है कि ठीक है खैर है इनका क्या है। अगले आई को किताबें लिख लिख के दे देते हैं, आप जो है ना फजूल। अच्छा जी, तो उसने कोई आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उसकी कोई टेक्निकल रिलीज है, उसका कोई इंटरनेशनल फेम है, उसने कोई एक्नॉलेजमेंट उसको मिली हुई है, कोई क्रेडिटेशन उसको मिली हुई है, अच्छा बंदा है, स्टेप 1। लेकिन कभी कभी अच्छे बंदे भी तो धोखा दे जाते हैं। तो हम तो किस मुल्क में बैठे हैं, इंतहाई अच्छे बंदे धोखा दे जाते हैं, छोटी सी चीज चोरी कर लेते हैं। इंतहाई अच्छे बंदे, इंतहाई अच्छे बंदे इतना बड़ा बड़ा धोखा दे देते हैं कि हमारे बड़े हमें समझाते रहते हैं, बच्चों तुम फेसबुक पे देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि अच्छे लोग हैं, बड़े होके पता लगेगा। अब पता नहीं इसकी आप किस भी चीज के साथ उसको जोड़ लें, लेकिन शरीफ तरीन लोग भी धोखा दे देते हैं और इंसाफ पसंद लोग भी धोखा दे देते हैं। धोखा तो कोई भी अच्छा बंदा दे सकता है। तो अच्छा बंदा होना
पहला पैरामीटर है। अगर एक इंतहाई अच्छा बंदा वजीर आजम बन जाएगा तो यकीनन कंफर्म नहीं है कि मुल्क भी अच्छा चल पड़ेगा। ये पहला स्टेप था कि बंदा अच्छा होना चाहिए। हम पहले स्टेप तक ही पिछले 70-80 साल में एक आध दफा ही पहुंच पाए। अब अच्छा बंदा आ गया तो अगला काम क्या होना चाहिए? काम भी अच्छा करे। अब पहले अच्छा बंदा चूज करने का क्राइटेरिया हमें समझ आ गया, अच्छी डिग्रियां, क्वालिफिकेशन, हम एक्सपर्ट ले आए, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट। अब हमने उसे कहना है कि काम करो। अब वो काम जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा, ये कैसे पता लगे? मुझे तो उसकी फील्ड का पता ही नहीं है। अब मुझे उसके काम करने का तरीका या काम करने की मेथोडोलॉजी पे बहुत गहरी ग्रिप नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर सकता हूँ कि उसकी फील्ड है क्या, जमीनों की वैल्यूएशन कैसे होती है, ये खास तरह का एसेट मुहैया कैसे होता है। एक खास जगह पे जेर जमीन में एक बंदे को लेके आया, मैंने कहा जी ये कंपनी है, ये माइंस वगैरह पे काम करती है और जमीन से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करती है। तो उन्होंने कहा कि इस इलाके का लाइसेंस हमारे पास है और यहाँ जमीन के नीचे 35,000 टन कोयला पड़ा हुआ है। अब मेरी तो आंखें जमीन देख रही हैं जिस थोड़ी सी गहरे काले रंग की है। मुझे क्या पता कि अंदर 35,000 टन और इतनी अंदर तक कौन घुसे, उसको बाहर निकाल के मैं मैयर कैसे करूं? तो मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं लेके आया एक चैंपियन को। अब वो चैंपियन जो काम करेगा मैं उस काम को कैसे वेरीफाई करूंगा? अब मुझे उस काम का तरीका नहीं पता, लेकिन मैं गूगल पे सर्च कर सकता हूँ कि जमीन के नीचे कोयला को मैयर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हो सकता है वो बताएं 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के ये फायदे होते हैं, इसके ये फायदे होते हैं, इसके फायदे होते हैं। तो जब वो बंदा अपना बस्ता खोल के अंदर से एक मशीन निकाल रहा होगा तो मैं पूछूंगा भाईजान ये क्या मशीन है? उस मशीन का नाम पढ़ूंगा, उसे जाके चैट जीपीटी पे डाल के कहूंगा कि मैंने एक एक्सपर्ट बुलाया है, उसने इस तरह की मशीन निकाली अपने बक्से से, तो सही है? तो वो कह देगा हाँ यार इस तरह के कामों में ऐसे ही होता है, ठीक है, हौसला रखो, दिल बड़ा करो। तो मैं बेवकूफ सही, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा तो नॉलेज ले सकता हूँ। मुझे उस फील्ड की चैंपियनशिप नहीं है, लेकिन इतना रीजनेबली अपने आप को एश्योर कर लूं कि मुझे धोखा ना हो जाए बहुत बड़ा। तो मैं उस फील्ड की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लूंगा, इस एक्सपर्ट की प्रोसीजर्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लूंगा, फिर ये एक्सपर्ट से कुछ चीजों पे डिस्कस करूंगा। ये कैसे निकाला? उसने कहा जी मैंने फ्रेमवर्क जीटा 12 फॉलो किया, इंटरनेट पे सर्च किया, जीटा 12 निकाला। जीटा 12 में एक टेबल बनता है। मैंने कहा ए वाला टेबल कितने, इतना तो कर ही सकता हूँ ना। उसने कैलकुलेशन करते हुए कुछ चीजों को मल्टीप्लाई डिवाइड करके टोटल निकाले, ये तो दोबारा से कर सकता हूँ। तो मैं उसकी अजम्पशंस को पूछ सकता हूँ, उसके प्रोसीजर्स को देख सकता हूँ, उसकी कैलकुलेशंस को देख सकता हूँ, उसके एविडेंस लेने के तरीके को देख सकता हूँ, उसकी फील्ड की मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग से मोटी मोटी जो डिवाइसेस और चीजें इस्तेमाल होती हैं उनको देख के कम से कम इतना अपने आप को अलर्ट कर दूं कि मुझे वो बहुत बड़ा धोखा देके ना चला जाए, क्योंकि मैंने ओपिनियन देनी है। और फर्ज करें सबके बाद भी अगर उसने मुझे कहा कि सब ओके है तो और मैं इजी हो गया कि खैर अगर मेरे से कोताही रह भी गई होगी तो इसने तो ओके बोला है। लेकिन अगर वो कहे कि खराब है, झूठ है, अगर मैंने रिपोर्ट खराब करनी है तो जिम्मेदारी बढ़ गई। अब मुझे थोड़ा सा और काम भी करना पड़ेगा। समटाइम हम किसी और एक्सपर्ट की भी मदद ले लेते हैं। एक्सपर्ट ने काम किया, आप एक और एक्सपर्ट को लेके आए कि कहा इसका काम चेक करो। एक एक्सपर्ट ने आपको रिपोर्ट दी, आपको रिपोर्ट नहीं समझ आई, अजीब सी जुबान में थी। आप एक और एक्सपर्ट को लेके आए, कहें इसकी रिपोर्ट चेक करो और मुझे रिपोर्ट दो। उसने उसकी रिपोर्ट चेक करके आपको रिपोर्ट दी, जब आपने रिपोर्ट खोली तो वो उसी अजीब सी जुबान में थी। तो ये तो काम खराब नहीं हो जाएगा? तो अब आप उसको सारा काम दोबारा मत करने को कहो, इसकी रिपोर्ट पढ़ो, इससे डिस्कशन करो, फिर ये रिपोर्ट पकड़ के एक इंडिपेंडेंट बंदे को बुला के उसे कहो जी आपसे 1 घंटे की डिस्कशन करनी है, ये टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है और इस जुमले का क्या मतलब होता है और ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या कहना चाह रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर कर लें, मीनवाइल लीगली भी सिक्योर कर लें, एग्रीमेंट वगैरह उसके साथ कर लें, और अल्टीमेटली उसका नाम रिपोर्ट में डालें या ना डालें। पहली बात है कि रिपोर्ट खराब नहीं करने की जरूरत तो जिक्र ही ना करें, क्यों यूजर को कंफ्यूज करना। मैं एक्सपर्ट को लेके आया था, कुछ नहीं हुआ तो बताइए ना। हाँ, अगर रिपोर्ट खराब करने की जरूरत पड़ गई है, बल्कि अगला स्टेप क्या उसका नाम यूज करूं या ना करूं, रिपोर्ट में उसका नाम डालूं या ना डालूं, देखना पड़ेगा उसकी फील्ड में उसको इजाजत है या नहीं है। अगर उसको इजाजत है तो मैं उसका नाम लिख सकता हूं। इवन देन मुझे ये कहना होगा कि इस ऑडिट की जिम्मेदारी मेरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट, छोटा सा स्टैंडर्ड है, लेकिन टेक्निकली अगर हमें समझ आ जाए तो फिर चीजें काफी आसान हो जाती हैं। इस स्टैंडर्ड की तकरीबन हर लाइन से सवाल पूछा हुआ है कि अपने अक्सर चैप्टर 12 की बारी आ जाती है, तकरीबन हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में कम से कम चैप्टर 12 की बारी आ जाती है।
और चैप्टर 12 में ये स्टैंडर्ड और दूसरा स्टैंडर्ड तकरीबन बराबर ही टेस्ट होते हैं। एक तरफ बड़ा स्टैंडर्ड और एक तरफ छोटा स्टैंडर्ड है, लेकिन आईक्यू को दोनों एक जैसा प्यारा दोनों से। फिर अगेन कुछ वो होंगे जो जायचे बनाने वाले, इस दफा आईएसए फलाना आ चुका है तो अगली दफा ये नहीं आएगा। ये कई दफा 2-3 दफा लगातार भी आया और कई दफा 3-4 अटेम्प्ट तक आया भी नहीं। तो ये सब रॉन्ग नंबर है। अंग्रेजी, एक्सपर्ट एक इंडिविजुअल है, ये शायद ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास वो स्किल, नॉलेज या एक्सपीरियंस है जो अदर देन अकाउंटिंग या ऑडिटिंग है। जब डिसाइड करना है कि मुझे जरूरत है एक्सपर्ट की या नहीं, तो मुझे देखना होगा उस मैटर की नेचर, सिग्निफिकेंस, कंप्लेक्सिटी, उसमें मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस कितने हैं, और कोई और अल्टरनेट तरीका है उस चीज को वेरीफाई करने का। इस बेस पे डिसाइड करूंगा कि मैं लाऊं भी एक्सपर्ट को या नहीं। अब जब एक्सपर्ट को लेके आऊंगा तो सबसे पहले असेस करूंगा उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। उसके साथ कोई पुराना एक्सपीरियंस है तो उससे मुझे पता लग जाएगा, उससे डिस्कशन करूंगा। कुछ और ऑडिटर या अदर जो कि उस फील्ड से या उस बंदे को जानते हैं उसको देख लूंगा, उसकी क्वालिफिकेशन की नॉलेज हासिल कर लूंगा, कौन सी मेंबरशिप है, किस प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, कौन सा लाइसेंस लिया हुआ है, या कौन कौन सी किस्म की एक्सटर्नल रिकॉग्निशंस है उसके पास, कोई पब्लिश बुक्स हैं, कोई पब्लिश पेपर्स हैं। तो मैं देखूंगा एक्सपर्ट अच्छा होना चाहिए। बुरा आदमी आएगा तो हो सकता है वो इनकम्पिटेंट हो, तो धोखा देने की नीयत ना भी हो, लेकिन इनकम्पिटेंसी की वजह से मुझे नुकसान हो जाए। तो अच्छा कंपिटेंट बंदा लेके आए, अंडरस्टैंडिंग ने उसकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज की, ताकि समझ सकें कि वो ये काम किस तरह से करेगा। तो उसके साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तय करें। याद है हमारा एंगेजमेंट लेटर 5 बातें होती थी। स्कोप क्या होगा, मैं क्या करूंगा, तुम क्या करोगे, फ्रेमवर्क क्या होगा और रिपोर्ट कैसी होगी, इसके साथ भी तय करें। नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक्सपर्ट और ऑडिटर के अपने अपने रोल्स क्या होंगे, उसकी रिपोर्ट किस किस्म की होगी। और यहाँ एक नई बात आ गई कि आप उसे कहेंगे कि जैसे मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी का एहतराम करना है, तुमने भी, याद है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने साथ जो मौजूद लोग हैं उनको भी एहतराम करवाना है कोड ऑफ एथिक्स का। तो अब ये उससे बात करेंगे। फाइनली उसके काम को किस तरह से देखें, उसकी एडिक्वेसी, हम उसकी जो कंक्लूजन हैं देखेंगे कि वो रीजनेबल लग रही है या नहीं लग रही। कंसिस्टेंसी उन कंक्लूजन की बाकी ऑडिट एविडेंसेस के साथ। समटाइम वो हमें एक रिपोर्ट देता है और हमारे पास कुछ और ऑडिट एविडेंस भी होता है। भाई क्लाइंट ने कहा मेरे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, किस चीज का ये स्टॉक है, ये लिक्विड गैस का स्टॉक है। हम कहेंगे यार एक चीज या गैस होती है या लिक्विड होती है, ये लिक्विड गैस क्या है। उन्होंने कहा आपको नहीं पता, एक्सपर्ट बुलाओ। मैं एक्सपर्ट को बुला के लेके आया, जिसको मैंने कहा ये अजीब सी बात कर रहे हैं, लिक्विड गैस। उसने कहा होती है, बस साइड पे हो जाओ, मैं देख लूंगा। मैंने कहा ये बताओ इनके क्लोजिंग स्टॉक में लिक्विड गैस कितनी पड़ी हुई है। उसने मुझे बता दी कि इतने हजार, इतने क्यूसिक टन, जो भी उनका मेजरिंग यूनिट था। अब पता नहीं उसने सही बोला या नहीं बोला, इसका मेरे पास और कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन एक टोटका तरीका जरूर है कि मैं देखूं ओपनिंग स्टॉक कितना था, साल में ऐड कितना हुआ, इसमें साल में ये गैस बेची कितनी इन्होंने या कंज्यूम कितनी की, तो क्लोजिंग इतना होना चाहिए। तो मेरे पास एक अदर ऑडिट एविडेंस है जो मैथमेटिकल मुझे बता रहा है, एक तरफ इस एक्सपर्ट ने एक मेजरमेंट दी। अगर ये दोनों करीब करीब की बात कर रहे हैं तो मुझे हौसला हो जाएगा। तो समटाइम हम देखते हैं कि कोई और एविडेंस के साथ वो कितना मैच कर रहा है, फिर जो उसकी अजम्पशंस और मेथड्स हैं वो कितने रीजनेबल है, फिर रेलेवेंस, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी उसके सोर्स डाटा का। उसको जो डाटा मिला था, मैनेजमेंट वालों ने उसे डाटा शाटा पूरा दिया था, ये तो देख ही सकता हूं ना कि उसको मिलने वाली इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। तो अगर उसको मिलने वाली इंफॉर्मेशन सही है, उसकी कंक्लूजन्स है, मैंने उससे बात की, तो मुझे एक रीजनेबल एश्योरेंस हो गई कि सही काम किया होगा। फिर भी अगर मुझे लगता है उसका काम एडिक्वेट नहीं है, तो मैं उससे डिस्कशन करूंगा कि यार ये 2-3 काम थोड़े से इसमें और ऐड कर दो ताकि मुझे हौसला हो जाए। नहीं तो अगर उसके बाद भी मुझे हौसला नहीं हो रहा, तो मैं कुछ अदर एडिशनल प्रोसीजर्स लगा के अपने तरीके से चीजों को लेके चल रहा हूँ। स्टैंडर्ड छोटा सा हमारे सिलेबस में, ये स्टैंडर्ड छोटा नहीं है, हमारे सिलेबस में बड़ा थोड़ा सा है। इधर एडिशनल प्रोसीजर्स में स्टैंडर्ड ने लाइन बहा दी है पूरे एस्टिमेट्स को कैसे वेरीफाई करना है फलाना, लेकिन हमें एक अपने महफूज रखा है। फाइनली ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में रेफर नहीं करेगा एक्सपर्ट को अनलेस लॉ ने रिक्वायर किया हो, और अगर ऑडिटर रेफर कर भी देगा क्योंकि रेलेवेंट है ओपिनियन खराब को बताने के लिए, तो भी ये बताएगा कि सच रेफरेंस डज नॉट रिड्यूस हिज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिट इन एनी वे। क्या ये प्यारा सा छोटा सा स्टैंडर्ड समझ आया? ठीक है, इससे आगे जिस स्टैंडर्ड की तरफ हम जाते हैं, गलत लिखा है 610, ये टाइपो एरर है, इग्नोर करना है आपने, ठीक ही कर देते हैं हम। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर 610।
मुझे भी जरूरत पड़ी थी एक्सपर्ट की। हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए थे जहां अकाउंटिंग और ऑडिटिंग बेचारी शर्मिंदा थी और उनको नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हुआ है। और फिर मुझे उस फील्ड का एक चैंपियन चाहिए था, तो मैंने अच्छा बंदा, अच्छा काम करने वाला और उसके काम पे एश्योरेंस ली और मुझे हौसला हो गया और मैंने उस चीज के बारे में ओपिनियन बिल्ड कर लिया। अब यहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का जिक्र है। ये सिचुएशन हमेशा नहीं होगी, कुछ जगह इंटरनल ऑडिटर मौजूद होगा, कुछ जगह मौजूद नहीं होगा। इंटरनल ऑडिटर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हो तो चीजें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। अब ये इंटरनल ऑडिटर भाई साहब कौन है, क्या है, इनका क्या पर्पस है, इसका क्या बेनिफिट है, इसकी क्या लिमिटेशन है। अगर हमें इंटरनल ऑडिटर समझ आ जाए तो ये स्टैंडर्ड बहुत आसान है। जिस तरह से एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, एक्सटर्नल बोले तो बाहर से आया हुआ, तो इंटरनल अंदर का ऑडिटर और एक बाहर का ऑडिटर है। ये बाहर का ऑडिटर बड़ा नखरे वाला है। ये साल में 1-2 दफा आता है, मतलब मेनली 1-2 दफा मेन ट्रिप्स के लिए आता है, 1-2 महीने हमारे पास बैठता है, काम करता है। इसकी टीम में 4-5 लोग होते हैं या 2-3 लोग होते हैं और ये हमारे इदारे की हजारों लाखों ट्रांजैक्शन में से अपनी पसंद के सैंपल से कुछ ट्रांजैक्शन उठाता है और उसके बाद भी हमारे इदारे में कम से कम 200-250 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर जाता है। कुछ एरर्स बता देता है, कुछ फ्रॉड्स भी इसको मिल जाते हैं, कुछ जगह कंट्रोल्स में जो खराबी है वो भी ये बता देता है। तो सेठ ये सोचता है कि यार ये 3-4 लड़के आए और इन्होंने 2 महीने काम किया और इस 2 महीने में मुझे इतनी ज्यादा बेहतरियां बता गए कि मेरा करोड़ों का फायदा हो गया। तो कितना अच्छा हो मेरे पास पक्के पक्के ऐसे ऑडिटर्स बैठे हुए हो हर वक्त, तो हर वक्त ही फायदा होता रहे। तो वो क्या करेगा, अपना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाएगा। वो उसे कहेगा ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, उसमें कुछ टेक्निकल कंपिटेंट लोगों को हायर करेगा, हमारी फील्ड के लोगों को, ऑडिट की फील्ड के लोगों को, उनको बुला के उसमें जॉब दे देगा। उनसे कहेगा तुम लोग पक्के पक्के ऑडिटर हो, मेरे पास, मेरे अंडर, मेरे हुक्म पे चलने वाले। क्योंकि बाहर वाले ऑडिटर के नखरे भी बड़े थे, सुनता भी नहीं था, स्कोप भी खुद डिफाइन करता है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भी खुद ही डिफाइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थोड़ी होता है 2 पार्टीज बैठ के करती है ना आपस में। तो ये अजीब नखरे वाला ऑडिटर खुद ही से हमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेके गया था, एंड पे रिपोर्ट भी दे देता है, उल्टी सीधी बातें भी लिख देता है उसमें, पब्लिकली जलील भी करा देता है, करता भी अपने तरीके से काम है, हम इससे अपनी पसंद का काम भी नहीं करवा सकते। तो उस फजूल आदमी को साइड पे करते हैं, अपने इदारे में ऐसे कुछ बंदे अपने पेरोल पे ले आते हैं जो हमारे इदारे के बेस्ट इंटरेस्ट में सोचें और हर वक्त ऑडिट करते रहे। अब जब वो अपने इदारे में लेके आया 4-5 बंदे, उनसे कहा हर वक्त ऑडिट करते रहो, तो उन्होंने कहा कितना को ऑडिट कर लेंगे, एक दिन की आपकी 20 एंट्री है, 1 घंटे में ऑडिट हो जाती है, बाकी टाइम क्या करें, 5 बंदों की टीम है। तो सेठ ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई। तो एक्सटर्नल ऑडिटर वाला काम अच्छा था कि वो एक दफा आता था, सैंपल पे काम करता था। तो फिर उसने सोचा जब ये है ही मेरे मुलाजिम तो जरूरी थोड़ी कि सिर्फ अकाउंट्स को ऑडिट करवाओ इनसे। तो उसने कहा अच्छा वो एचआर की कुछ पॉलिसीज हैं, चेक करो फॉलो हो रही है नहीं हो रही। अब वो लग गया, एचआर के ये रूल्स थे, छुट्टियों का ये रूल था, जिसकी इतनी छुट्टियां होंगी पैसे कटेंगे, एम्प्लॉइज की पेरोल रिकॉर्ड में घुस गए किसकी कितनी छुट्टियां हैं, और फिर बताया कि हाँ भाई इतने लोगों की छुट्टियां थी, पैसे नहीं कटे। तो उसने कहा अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को चेक करो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में घुस गए कि जनाब आपका बजट इतना था, आपका इतना वेरिएशन आ गया था, इतने वेरिएंस पे किसी ने बात ही नहीं की, कोई शोर ही नहीं मचाया, देखें कितना लॉस हो गया। तो सेठ को मजा आना शुरू हो गया, कितना अच्छा आदमी है, जिस भी डिपार्टमेंट में भेज दो उस डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर देता है। तो वो एक भरपूर टीम रख लेगा और उस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से कहेगा कि तुमने अकाउंट्स, ऑपरेशन, मार्केटिंग, एचआर हर एरिया को देखना है और बताना है मेरे इदारे में लोग कहां सही काम नहीं कर रहे, और सबको बता देगा कि ये ऑडिटर्स हैं, ये जो पूछेंगे इनको जवाब देना है। तो जब एक इदारे में पक्के पक्के इंटरनल ऑडिटर्स मौजूद होंगे तो ऑब्वियसली क्या फायदे होंगे, कंट्रोल्स बेहतर हो जाएंगे, एविडेंसेस अच्छे बन गए होंगे, अकाउंट्स अच्छे बने हुए होंगे, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट कम हो जाएंगे, टाइम से फ्रॉड पकड़े जाएंगे। वो एक्सटर्नल ऑडिटर तो पता नहीं कब आके बता के गया, ये टाइम से पकड़ ले। ट्रांजैक्शन होने से पहले हम कहेंगे जितनी भी बड़ी परचेज है पहले इंटरनल ऑडिटर उसे देखेगा, पूछेगा, चेक करेगा, फिर अलाउ करेगा। तो एक्सटर्नल तो परसुएसिव पे काम कर रहा था ना, पास डेटा पे काम कर रहा था, तो इसको हम डेटा प्री ऑडिट पे लगा देंगे और फाइनेंशियल ज्यादा अच्छे बने होंगे, सैंपलिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, बिजनेस टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बेहतर हो जाएंगे, कंप्लायंस लॉ की ज्यादा बेहतर तरीके से होगी,
ऑडिटर को भी सहूलत हो जाएगी, वो देखते हैं उसको कैसे सहूलत होगी, इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम्स बेहतर हो जाएगी। तो अगर हम गौर से देखें तो इंटरनल ऑडिटर के तो फायदे ही फायदे हैं। तो फिर हर इदारे में क्यों नहीं होते इंटरनल ऑडिटर? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इन पे पैसा खर्च होता है। एक छोटा इदारा है जो अपने ब्रेक इवन से इस वक्त लड़ रहा है, वहां वो ये थोड़ी देखेंगे एचआर की पॉलिसियां कितनी अच्छी फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। हाँ, जो रजा हुआ इदारा है, अब उसे पता है हमारा लाखों करोड़ों का प्रॉफिट आ रहा है, अब उनको होगा कि करोड़ों के प्रॉफिट में चंद लाख क्यों कम हुए। तो चलो ठीक है, अगर एक टीम पे 2 लाख खर्चा किया और उन्होंने 10 लाख का इशू आइडेंटिफाई कर दिया तो भी 8 लाख का प्रॉफिट है। तो रजे हुए इदारे इंटरनल ऑडिटर को रखते हैं, पूरा डिपार्टमेंट बनाते हैं, एक चीफ इंटरनल ऑडिटर रखते हैं। लिस्टेड कंपनी पे वाजिब है ये वाला डिपार्टमेंट, बाय लॉ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है। बाकी कंपनियां वॉलंटरी अपनी पसंद से रखना चाहें तो रखें, अदरवाइज कानून ने उनको कुछ नहीं वो कहा। फिर इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होगी? लिस्टेड में सिर्फ डिफाइंड है, बाकी जगह क्वालिफिकेशन भी डिफाइंड नहीं है। आप बीकॉम किए हुए बंदों को रख लें, काम उन्होंने वही करने हैं, बस चेक ही करना है ना ये काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए बहुत पढ़ा लिखा इंसान थोड़ी चाहिए, कैफ किया हुआ बंदा भी चल जाएगा। नहीं, आप लोगों को कितना डिस्ग्रेस सा फील हुआ। जो ऑडिट है ना, ये 5वीं पास भी कर सकता है, कुछ साइंस नहीं है। तो असल में हम वो काम नहीं सीख रहे होते कि टिक कैसे लगाना है, हम उस प्रोसेस को सीख रहे होते हैं, इदारे कैसे चल रहे हैं, बिजनेस कैसे कर रहे हैं। तो जो आर्टिकल्स के दरमियान है वो हम कहते हैं जी हम ख्वार हो गए जी, दिन में एंट्रियां कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं, टिक लगा रहे हैं। असल में वो जो सामने नजर आ रहा है वो फजूल सा काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सा काम। लेकिन अंदर खाता आप एक इदारे को समझ रहे हैं, उसमें क्या गलतियां होती हैं, उसके बिजनेस किस तरह से चलते हैं, वो अपनी इंपोर्ट्स किस तरह से करते हैं, वो अपना कारोबार किस तरह से रन करते हैं। तो ये जो आर्टिकल्स के बारे में कहा जाता है कि ये हमें बना देते हैं किसी भी, चले आप सब लोगों को आर्टिकल्स के बारे में सुन के नफरत सी हो चुकी हुई है कि पता नहीं कौन सी फजूल सी चीज है, जो कर रहे हैं उनको भी शदीद नफरत है। इंटरेस्टिंगली मैंने आज तक जब भी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ सेटिंग की और उससे मैंने कहा जी आर्टिकल्स की बताएं, तो कहते जी उसको बुरे बड़े लगते थे, लेकिन यकीन माने उसने गेम बदल दी, मुझे इंसान बना दिया, मुझे ज्यादा बेहतर कर दिया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, मुझे ज्यादा समझ आ गई है और मैं एक ज्यादा प्रोफेशनल, ज्यादा मेहनती आदमी बन गया हूँ। क्योंकि उस प्रोसेस में एंटर होने के बाद उसकी अपने स्ट्रेस और अपने प्रॉब्लम्स की वजह से आप एक छोटे बच्चे से एक मैच्योर इंसान बन जाते हैं। अभी आप में खिलंड्रापन है, अभी आप में प्रोफेशनलिज्म उस तरह से नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वहां पे आप टकरें खा खा के मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर के, हमारी फील्ड और किसी और फील्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस है ये आर्टिकल्स का। एक एमफिल बंदा एक आर्टिकल्स किए हुए बंदे के साथ खड़ा होगा, एमफिल वाला बच्चों वाली बातें कर रहा होगा और आर्टिकल्स किया हुआ बहुत मैच्योर बातें कर रहा होगा, उसको जमाने की समझ लग गई होगी, बिजनेसेस की समझ लग गई होगी। तो आर्टिकल्स आपको मैच्योर कर देते हैं। और इस फील्ड का सबसे बड़ा प्लस ये है, यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग हैं, यूनिवर्सिटी में जाते वक्त भी उन्हें कोई गारंटी नहीं है कि वो नौकरी कर सकते हैं या नहीं। यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद उन पे पहली दफा इंकशाफ होता है वो किसी काम के नहीं है, फिर वो अब्बा जी की सिफारिश ही चाहिए उन्हें। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी सिफारिश कल्चर काफी ज्यादा आ गया, लेकिन स्टिल अभी भी चूंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो अभी तक बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। सप्लाई इतनी थोड़ी सी है स्टूडेंट्स की और डिमांड अच्छी खासी है। आपको पता है, कभी किसी ने बताया? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी स्टूडेंट को आर्टिकल्स ही ना मिले। सीटें ज्यादा है और बच्चे कम है, तो फिर क्यों नहीं मिलते? इसलिए कि 800 फॉर्म्स में लोग नहीं जाते, लोग 50 फॉर्मों में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई के मसले आ जाते हैं। ठीक है, 50 पे भी नाराज हो गए, इन्होंने कहा टॉप 10 आई के अपने 70 सुपर इंडस्ट्रियां दी हैं, बच्चे 5-6 में अप्लाई करते हैं। तो सप्लाई या समझे जो सीट्स हैं उनका मसला नहीं है। 800 से ज्यादा फर्म रजिस्टर होने का मतलब है एक फर्म मरे से मरे एवरेज 3 बच्चे तो रख ही लेगी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 20 तक बच्चे अपने अंदर एनरोल कर सकता है। ये जो पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट, नए अब ये रूल्स उसको थोड़ा सा प्लस माइनस कर रहे हैं। तो कई एक फर्म ऐसी होती है जो 70 बच्चों को भी इंडक्शन देती हैं, और कई फर्म सिर्फ 2-3 बंदों को इंडक्ट करती हैं, लेकिन 2-3 तो कर ही लेती हैं। तो अगर 800 फर्म्स 3 बच्चे रखेंगी तो 2400 बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। फिर 70 इंडस्ट्री है, किसी को 25 बंदे चाहिए, किसी को 20 चाहिए, किसी को 15 चाहिए, किसी को 40 चाहिए, और आईके मुसलसल ऐड करता जा रहा है। आपके पहुंचने तक शायद 100 तक कहानी पहुंच गई होगी। 3000 बच्चा भी अगर पास हुआ है तो वो इंडक्ट हो सकता है, लेकिन वो 3000 बच्चा जा 50 फर्मों में के चक्कर में
तो डिमांड एंड सप्लाई का मसला नहीं है, और सिफारिश का कल्चर भी बच्चों ने पैदा करवाया। जब अप्लाई 600 बंदों ने एक फर्म में कर देना है और सीटें होंगी उसकी 15, तो फिर क्या होगा? फिर बच्चों में से किसी के जहन में आएगा कि यार मेरा चचा वो है वजीर आला, मैं उसको कह देता हूँ। तो किसी को होगा कि मेरा ताया तो जो है वो बिजनेस टाइकून है, मैं उसे कह दूं। तो फिर क्या होगा? सिफारिशें पड़ेंगी, फिर सिफारिशों में मेरिट आएगा। अब 600 बंदों में से 300 बंदों ने सिफारिशें डाल दी और 200 ने तगड़ी सिफारिशें डाल दी और 100 ने बहुत तगड़ी सिफारिशें डाल दी। तो फिर एक सिफारिश होगी ब्रिगेडियर की और एक होगी कर्नल की, तो ब्रिगेडियर ज्यादा ऊपर आ जाएगा। एक सिफारिश होगी एक ब्रांडेड डॉक्टर की और एक सिफारिश होगी जो है वो एक अकाउंटेंट की, तो ब्रांडेड डॉक्टर ज्यादा ऊपर आ जाएगा। एक सिफारिश होगी पीटीसीएल के सीएफओ की, एक सिफारिश होगी वतीन के अकाउंट्स मैनेजर की, एक एफबीआर का हेड सिफारिश कर रहा होगा, एक एफबीआर का एक छोटा ऑफिसर सिफारिश कर रहा होगा। अपना कल्चर खुद खराब किया बच्चों ने गलत तरीके यूज कर करके। अब फर्म्स को मजा आना शुरू हो गया है। वो कह रहे हैं जब सीटें रखनी थोड़ी हैं और इतने सारे बंदे पागल हुए हैं हमारी फर्म में आने के लिए, तो बस ठीक है मेरिट भी है और लगाओ सिफारिशें। कुछ सिफारिश पे रख लेंगे, कुछ मेरिट पे। अच्छा, सारे सिफारिश पे अक्सर ये गुमान होता है कि सारे सिफारिशी होते हैं। सिफारिशी पता कौन होता है? 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, 10। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में गया वो होता है, वो कोशिश करता है कि वो अपनी एफर्ट की बेस पे, अपने इंटरव्यू की बेस पे, अपनी टेस्ट की बेस पे सिलेक्ट हो। तो केपीएम जब सारे थके हुए बच्चे तो नहीं रखेगी, हाँ आधे रख लेंगे। अगर उन थके हुए बच्चों के पीछे तगड़े रेफरेंसेज है और उनसे करोड़ों की असाइनमेंट्स आ जाएं, तो शायद वो ऐसा सोच लें। शायद, जाहिर है नाम बोल दिया गलती से तो मैं शायद ही बोलूंगा ना, तो शायद वो इस तरह से सोचें। तो बहरहाल मसला है, बहुत बड़ा मसला है। नहीं मिल रही लोगों को उन फर्म्स में इंडक्शन जिन फर्म्स की उनको शदीद ख्वाहिश है, और अक्सर फर्म्स को देख के कहते हैं अल्लाह इधर क्या सीखूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां 27-28 लाख महीने का बना रहा होगा और वो कहेगा आ जाओ मेरे पास काम बहुत है, मैं तुम्हें भी सिखा दूं ताकि मेरा लोड कम हो। वो अपनी मुसीबत कम करने के लिए आपको उतने ही सिखाएगा जितने से 27 लाख कमाया जा सकता है। और आप 3.5 साल पाबंद है, आप देखेंगे ये कैसे कमा रहा था, तो कहेंगे लो इसे तो कुछ नहीं पता, मैं तो चैट जीपीटी भी बीच में डालूंगा, तो मैं तो इससे ऊपर की गेम वो करूंगा। तो आर्टिकल्स में किसी और के पैसे से किसी और के इदारे में उसके रिस्क पे आप सीख जाते हैं। वो इदारे जिनके अंदर किसी ने नहीं घुसने देना, बाहर गार्ड ने रोक लेना आपको, आप उनके सीएफओस के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं और आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट समझ रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी गेम होती है जो आर्टिकल्स हमें दे देती है। लेकिन जाहिर है फिर उस प्रोसेस के प्रॉब्लम भी हैं, स्ट्रेस भी हैं। आपको हमेशा अच्छे सीनियर नहीं मिलेंगे, हमेशा अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, मैनेजर भी कभी कभी अपनी स्ट्रेस आप पे निकाल रहा होगा। तो हर प्रोसेस में नेगेटिव्स भी हैं और पॉजिटिव्स भी हैं। अब तरीका नंबर 1 है कि हम रोते रहें कि सीनियर घटिया है, या रोते रहें कि आईके के रूल्स अजीब से हैं, तो 3.5 साल फिर भी गुजर ही जाएंगे। या सोचते रहें कि यार वो तो फजूल हो गए लेकिन काम बड़ा मजे का है, मैं काम पे ग्रिप वो कर लूं, ठीक है, पे इंसान तो होते ही बुरे हैं। आर्टिकल उसके भी गुजर जाते हैं, लेकिन एक खुशी से सीख के आगे चला जाता है और एक रो के डेली फेसबुक पे जाके पोस्ट करता है कि बच्चों मत आना, रुल जाओगे, तबाह हो जाओगे। ऐसे जो कह रहे होते हैं आर्टिकल छोड़ वो भी नहीं रहे होते, उन्हें भी पता होता है कि इसके बाद नोटू मिल जाने हैं, लेकिन सोचते हैं कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के नए आने वाले बच्चों को परेशान तो करें। और फिर बच्चे अचानक से फेसबुक पे आवाज लगा देते हैं पाकिस्तान की चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नौकरियां ही खत्म हो गई हैं, यहाँ पे तो जो है ना देखो आईके भी एहतियात करना शुरू हो गया, बंदे कम पास कर रहे हैं। आईके धड़ाधड़ बच्चे पास कर करके भेज रहा है कि भाई इतनी शॉर्टेज हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया भर में और पाकिस्तान में, और हम बैठ के ये कह रहे हैं कि पंखा चलता है, जो पेपर उड़ जाता है वो उड़ जाता है। तो पता है जब तक आपको लगेगा कि आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके साथ बुरा होता रहेगा, क्योंकि बुरा या अच्छा रिलेटिव टर्म है। इंसान परफेक्ट नहीं है, दुनिया परफेक्ट नहीं है, और आते हुए भी इंसान रो रहा होता है, दुनिया में जाते हुए भी रो रहा होता है। लेकिन वक्त तो गुजारना है, खारदार रास्ता है, इसमें से दामन बचा के गुजरना है, अपने आप को बेहतर रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। करोड़पति इंसान को भी पता नहीं कितने मसले होंगे, आपको नहीं पता। तो हर इंसान को मसले भी और हर इंसान की जिंदगी में आसाइशें भी हैं। अब मुश्किलों का मुकाबला सब्र से और आसाइशों में शुक्र सबसे जिंदगी का आसान काम है। होता ये है कि हम आसानी के वक्त भी नाशुक्री कर रहे होते हैं। मुश्किल का टाइम में मुश्किल है, हम आसानी वाला टाइम भी खराब कर देते हैं नाशुक्री करके।
तो सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखें। लाइफ बहुत खूबसूरत है, काफी कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आसानी से नहीं मिलता। पैसा भी आसानी से नहीं मिलता, लाइफ में प्रोग्रेस भी आसानी से नहीं मिलती। आपको तकलीफ से गुजरना पड़ता है। उस तकलीफ का रिएक्शन ये है कि आप उससे फाइट करें। रिएक्शन ये नहीं है कि आप गजलें सुनना शुरू कर दें गमगीन, या फेसबुक पे जाके कहें सब घटिया हैं, सब चोर हैं, सिवाय मेरे पूरी दुनिया पागल है। उसके बाद भी आप उसी दुनिया में ही जी रहे होंगे। तो शिकायती एटीट्यूड को खत्म करके, विक्टिम कार्ड को खत्म करके कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, आप सिर्फ मूविंग फॉरवर्ड की तरफ जाएं। जब आप किताब उठा के खोल के ये सोचेंगे ना ICAP पास नहीं करता, आपको पढ़ना समझ आना बंद हो जाएगा, आपका दिमाग ही आउट हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस तबाह हो जाएगी। तो जरूर समझें इस बात को कि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा आपके साथ बहुत अच्छा होगा, आपके साथ बहुत बहुत बुरा होगा, सबके साथ बुरा हो रहा है। आप जन्नत छोड़ के दुनिया में आए हुए, इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है? तो दुनिया में बुराई है, दुनिया में मसले हैं, लेकिन किसने बताया था कि मसले नहीं है? कभी बचपन में किसी ने ये नहीं कहा था कि दुनिया में मुश्किलात ही नहीं है। मुश्किलात हैं, हर बंदे के लिए हैं। अब मुश्किलात पे रोते रहें तो भी टाइम गुजर जाएगा और आप एक नेगेटिव सड़े हुए इंसान बन जाएंगे जो हर बात पे सड़ी सड़ी सी बातें कर रहा हो। और अगर आप उन मुश्किलात में हिम्मत करके गुजरेंगे और मुश्किलात को क्रॉस कर लेंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इतनी सारी मुश्किलें, इतने सारे लोग हैं, कुछ लोग रोते रह गए, कुछ मुश्किलात से निकले, जब आगे गए तो आगे जन्नत थी, आगे बेहतर दुनिया थी। मुश्किलात से गुजरे, आप सीए बन गए। बचपन में जो आपके फाइनेंशियल मसले थे, वो सीए बनने के बाद नहीं रहे। बचपन में दुनिया में आपको मुंह नहीं लगाता था, आपको कोई सुनता ही नहीं था आपकी बात, आपने सीए कर लिया, आपकी रिकग्निशन हो गई, आपको लोग जानना शुरू हो गए, 4 लोग सल्यूट करना शुरू हो गए। तो यहां तक कैसे पहुंचे? मुश्किलों से गुजर के। तो मुश्किलों को देख के अगर भाग जाएंगे तो सल्यूट तो कभी भी नहीं करेगा कोई, तो आपकी सुनेगा भी कोई नहीं। तो एक बात याद रखना है, अपने आज के स्टेटस को अगर आपने बेहतर करना है तो आपको एक दफा मुश्किल के दरिया में उतरना होगा। उतरे, मुश्किलें आएंगी, मैं ये नहीं कह रहा मुश्किलें नहीं आ रही। अब आपका एटीट्यूड डिफाइन करेगा कि आप मुश्किलों से रिवर्स होकर भाग गए या आप मुश्किलों को क्रॉस करके अगले तरफ चले गए। उन मुश्किलों में से एक छोटी सी मुश्किल आई जैसे 610 इंटरनल ऑडिटर। वापस इधर आते हैं, जितना दामन में गुंजाइश थी उतनी जो है ना वो बात कर ली। मैंने कहा आर्टिकल्स का जिक्र शुरू हुआ है तो जो एक कॉमन नेगेटिविटी फैली हुई है ना लोगों में, वो उसको वो एड्रेस कर लिया जाए। यानी कि अब हैरत होती है जब बच्चे ये कहते हैं कि सर आर्टिकल्स करूं या ना करूं, तो मैं कहता हूं क्या मतलब, ये क्या सवाल था? सीए में जब आए थे तो तुम्हें पता था ना कि सीए का एक बहुत मैंडेटरी पार्ट है आर्टिकल्स। तो अब बैठ के आज अगर ये सोच रहे हो, रीअसेस कर रहे हो कि मैं आर्टिकल्स करूं या ना करूं, तो फिर क्या कर रहे थे इतने साल से? फिर अच्छे टाइम से रीअसेस कर लेना चाहिए था। और खासतौर पे जो आप इतने एंड तक पहुंच गए हैं ना, आप लोगों को मनफी ख्याल नहीं आने चाहिए। बिल्कुल बिगिनर बच्चा अगर बहुत ज्यादा घबरा जाए, भाग जाए, आपका भागना बनता ही नहीं है। आप आखिरी 1-2 पेपर्स में, आप इतने करीब पहुंच गए, आपने मुश्किल पढ़ाई गुजार ली, फाइनल में एक भी पेपर पास ना हो, फिर भी आपकी लाइफ के साथ टैग लग जाएगा फाइनलिस्ट का, आप नौकरी करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और जो मर्जी आप सोच लें, इस वक्त फाइनलिस्ट प्रैक्टिकली डिपेंडिंग अपॉन कौन सी फर्म, डिपेंडिंग अपॉन कैसा एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन उनके कितने पेपर पास हैं। जिनके बिल्कुल भी पेपर पास नहीं है, फिर भी 1-1.5 लाख तो बड़े आराम से वो सोच रहे होते हैं कि उनको मिल जाएगा बगैर कुछ किए। पिछले दिनों एक बच्चे ने मेल की कि सर वो मेरे आर्टिकल्स खत्म होने वाले हैं, कि आपकी नजर में कोई जॉब है तो मुझे वो कर दे। मैंने कहा हम टीचर्स वगैरह का जॉब मार्केट से इतना कनेक्शन नहीं होता, फिर भी तुम बताओ तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है। उसने कहा सर मेरे 2 पेपर रहते हैं, तो मेरे साथ के इस तरह के जिनके 2 पेपर रहते हैं वो 2.5 लाख पे जा रहे हैं, क्वालिफाइड नहीं है, 2 पेपर रहते हैं। आर्टिकल्स खत्म होने से पहले उसे ये है कि 2.5 लाख शुड बी एक्सपेक्टेशन और इतना मिल जाएगा मुझे। तो मैं कैसे मान लूं कि एक बच्चा फेसबुक पे एनोनिमस पार्टिसिपेंट नंबर 3511 बन के और वो लिख देगा कि सीए का स्कोप भी खत्म हो गया, नौकरी नहीं मिल रही, फाइनलिस्ट रो रहे हैं, मर गए हैं, तबाह हो गए हैं। भाई जिनको मिल गई है वो नजर ही नहीं आते, उनको बस टाइम ही नहीं है कि फेसबुक पे बैठे। वो कहते हैं, वही लोग जो इसी फेसबुक की दुनिया से निकल के आगे गए होते हैं, फेसबुक को देख के कहते हैं गंदे लोग हैं यार। वही फजूल फ्रस्ट्रेशन वाली बात है, कुछ नहीं करना है इन्होंने लाइफ में, ये रोते रहेंगे हमेशा। वो मूव ऑन कर जाएगा। अच्छे लोग फेसबुक से गायब हो जाते हैं और बाकी लोग वहां सड़ी सड़ी बातें कर रहे होते हैं। अच्छी बात थोड़ी वहां पे ट्रेवल करती है, सड़ी बात ज्यादा ट्रेवल करती है। आप कॉलेज की कोई अच्छी बात करते नहीं ट्रेवल करेगी, आपको सड़ी भी बात कर दें, वो हो जनाब हाईलाइट हो जाएगा ऐसे जनाब, पूरा वो 2-3 दिन तक वो मौजूद जेरे बहस रहेगा और सारे के सारे दानिश्वर उस पे आके अपने अपने तबसरे दे रहे होंगे। ऑब्जेक्टिविटी आउट हो गई थी। इंटरनल ऑडिट, अब हमें समझ आ गया कि इदारे में इंटरनल ऑडिटर मौजूद है,
और इंटरनल ऑडिटर बड़ा कुछ काम कर सकता है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर में अगर मैं आपसे 10 फर्क पूछूं तो क्या बता सकेंगे? क्या? वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है इंटरनल, वो तो नौकर है, मुलाजिम है, और ये बाहर से आया था, एक्सपर्ट था और बाहर से चला गया। फैमिलियरिटी, वो मुसलसल अंदर बैठा है, यारियां दोस्ती इन्हीं लोगों के साथ खाना खाता है, इन्हीं के साथ टाइम गुजारता है। क्वालिफिकेशन, एक्सटर्नल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लाजमी है, इंटरनल के लिए कोई भी चल जाएगा। अपॉइंटमेंट का फर्क है, वो लीगल अपॉइंटमेंट थी, कानून ने अपॉइंटमेंट करवाई है, ये अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट हो रही है। सेल्फ इंटरेस्ट वगैरह, इसका सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इंटरनल ऑडिटर का, इसने वहीं रहना, उन्हीं लोगों के दरमियान, उन्होंने इसे प्रमोशन देनी, उन्होंने पैसे दिया करने। रिपोर्ट किसको? एक्सटर्नल ऑडिटर दुनिया को रिपोर्ट कर रहा है और ये मैनेजमेंट के लोगों को रिपोर्ट कर रहा है। स्कोप का फर्क है, एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ ऑडिट कर रहा है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिर्फ एक खास तरह का प्रोसीजर कर रहा है, जबकि इसको बेशक एचआर का काम करवा दें, मार्केटिंग का काम करवा लें, जो मर्जी और काम करवा लें। जी, सेल्फ रिव्यू हो सकता है, ये कुछ कामों में ऐसे इन्वॉल्व हो जाए जिसमें अकाउंट्स बनाने में भी इससे हेल्प ले ली जाए गलती से, और फिर जब मतलब उसी चीज को चेक कर रहा होगा तो शायद ये अच्छा काम ना करे। जबकि एक्सटर्नल तो बड़ा पक्का मुंह बना के कहता है कि भाईजान प्रेमाइज तुमने अकाउंट्स बनाने, मैंने नहीं बनाने। ऑब्जेक्टिविटी, ये बाइस ज्यादा होगा इंटरनल, और एक्सटर्नल इतना बाइस नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी का तो बेतहाशा फर्क है जो इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के हमें समझ आ रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो हमें इंटरनल ऑडिटर के फायदे बताता है, फिर उसकी कुछ वीकनेसेस वगैरह भी बताता है। जस्ट हमने सिर्फ पढ़ते जाना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। भाई कुछ कहना चाहते हैं? सर, इंटरनल ऑडिटर मुलाजमत की वजह से क्या पता है इन्वेंटरी को लॉयर पोर्शन एनआरबी ना करे या वो प्रूडेंस पे ना चले। जी, इन्होंने कहा चूंकि वो एम्प्लॉई है तो हो सकता है सेठ की बात माने। सेठ ने एक्सटर्नल ऑडिटर से कहा ये क्या होता है कॉस्ट और एनआरवी, अजीब सी बात है, तुम अकाउंटेंट भी पता नहीं क्या चीज ले आते हो। उसने कहा भाई हम ऑडिटर हैं, हमें पता है हमने क्या करना है। अगर अपने मुलाजिम से कहेगा कि यार ये अकाउंट्स लो ऑफ कॉस्ट एनआरवी ये क्या चीज होते हैं, उन्होंने कहा ये अकाउंटिंग IAS 2 का कॉन्सेप्ट है। उसने कहा यार मुझे तो मेरा दिल करता है कॉस्ट होना चाहिए। सर आपका दिल करता है लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है। अच्छा, दूसरे बंदे से पूछेगा हाँ जी तुम बताओ क्या होना चाहिए। उसने कहा सर जो आपका दिल करता है वही होना चाहिए, आप बॉस है। ये हमारे बॉस की सुनी नहीं, वो तो यही चाह रहा था ना कि कहे लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी फजूल चीज है, मेरा दिल करता है कॉस्ट हो। तो भाई सेठ का दिल है ना, सेठ का इदारा है, सेठ की एंट्री है। तो इंटरनल ऑडिटर तो बेचारा मुलाजिम है ना, वो अगेंस्ट थोड़ी जाएगा, प्रोफेशनलिज्म तो मर गई बेचारी की। तो इंटरनल ऑडिटर वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिटर हमें चीजें समझ आती हैं। इंटरनल ऑडिटर के असल प्रॉब्लम्स यही हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर इदारे में कुछ लोग उससे सीनियर हैं, तो अगर फर्ज करें किसी जगह उसने देखा कि पेरोल का जो इंचार्ज है वो फ्रॉड कर रहा है, करप्शन कर रहा है, उसने रिपोर्ट बना के दे दी, तो अगले महीने की सैलरी तो प्रोसेस ही नहीं होगी, क्योंकि पेरोल के इंचार्ज ने प्रोसेस करनी थी। तो इन्हीं लोगों के दरमियान रहना ना, किसी ने इसकी छुट्टियों का रिकॉर्ड रखना है। अब जनाब इसने HR डिपार्टमेंट के ऊपर कोई खराब सी रिपोर्ट बना के दे दी, HR डिपार्टमेंट ने साबित कर दिया कि साल में 365 दिनों में से ये मुश्किल से 10 दिन आया था। अब कर लो जो करना है। अब इसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन ओपन हो जाएगी। तो होता ये है कि ये इदारे के लोगों से ज्यादा पंगा नहीं ले सकता, इसने रहना उसी दुनिया में। एक्सटर्नल ऑडिटर गया, जाके पंगा लिया और उसके बाद गायब हो गया। और वो भी एक बंदा थोड़ी था, टीम में 5-6 लोग थे और वो 5-6 लोग कहीं और चले गए। अगली दफा आने वाले भी लोग शायद वो 5 ना हो। तो इंडिपेंडेंस इंटरनल ऑडिटर की उतनी अच्छी नहीं होती जितनी एक्सटर्नल ऑडिटर की होती है। तो इंटरनल ऑडिटर की जो कॉम्पिटेंस है या ऑब्जेक्टिविटी है वो बेहतर कैसे हो सकती है, ट्यूटर नोट किताब में भी दिया हुआ है। आप इसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट कर दें बड़ों के साथ, दो चावत गवर्नेंस को रिपोर्ट किया करेगा, उनकी किसी ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट किया करेगा। इसका स्कोप अकाउंट्स वाले ना डिफाइन करें, बड़े डिफाइन करें। ये अकाउंट्स वालों के मातहत ना हो, बड़ों के मातहत हो। इसकी जॉब रोटेट हो, कभी इस डिपार्टमेंट में, कभी इस डिपार्टमेंट में, कभी इस डिपार्टमेंट में, लोगों से ज्यादा दोस्ती ना बन पाए। इसके काम में कंफ्लिक्टिंग काम ना हो, ऐसा ना हो कि अकाउंट्स बनाने का काम भी इसके जिम्मे है, अकाउंट्स चेक करने का काम भी इसके जिम्मे है। तो इन सारी चीजों से हम इसके स्टेटस बेहतर कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा और सेट कर सकते हैं। तो अगेन स्टैंडर्ड में जल्दी से अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इसके फायदे क्या हैं, जो आप लोगों ने बताने की कोशिश की। इसकी लिमिटेशंस, इसमें ज्यादातर वही वीकनेस और वो वाले सारे मामला आते हैं। कंपैरिजन में एक्सटर्नल इंटरनल में उसका रोल और वर्क, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट और रिपोर्ट, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की थी।
इंटरनल ऑडिटर और इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा जो मसला है, तो उसकी इंडिपेंडेंस बेहतर करने के लिए हम उसकी रिपोर्टिंग लाइन चेंज कर दें कि तुम फलाना को रिपोर्ट करो। इसका स्कोप ये हो कि फाइनेंस डायरेक्टर के अंडर ना हो, ये अकाउंट्स वालों के अंडर ना हो, ये डायरेक्ट ऑडिट कमेटी जो डायरेक्टर्स या दोस्त शावत गवर्नेंस की कमेटी होती है जो कि डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर रही होती है, उन्हें बताए, रोटेशन करते रहें। इसकी अपॉइंटमेंट करने में नीचे के लोगों का किरदार नहीं होना चाहिए और ना ही इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह डिजाइन करे। अगर ये एहतियातें कर ली तो उसकी इंडिपेंडेंस थोड़ी बेहतर हो जाएगी, परफेक्टली फाइन नहीं होगी, थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अब अगला मरहला, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई मैं एक जगह ऑडिट करने गया और जब मैं ऑडिट करने वहां गया तो मुझे पता लगा कि उनका तो एक बड़ा जबरदस्त इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट मौजूद है। अगर उनका ऑलरेडी एक अच्छा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मौजूद है तो जरा ऑडिटर बन के सोचें कि आपको क्या फायदा है। काम कम करना पड़ेगा, रिस्क कम होगा, चीजें साफ सुथरी होंगी, टाइम भी कम लगेगा, ऑपरेशंस इफेक्टिव काम कर रहे होंगे, इदारे वाले पहले से ही सुधरे हुए होंगे। जी, हमें कम टीम के साथ भी काम चल जाएगा क्योंकि अब हमें उतना काम करने की जरूरत ही नहीं है। एक इदारा जिसपे हमें कॉन्फिडेंस है कि वहां पे चीजें बहुत ज्यादा ऑलरेडी सॉर्टेड है। जी, जहां रिस्क लो है, जहां रिस्क लो है वहां हम इजी हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर एक इदारे में पहले से इंटरनल ऑडिटर मौजूद है तो ऑडिटर कंफर्ट जोन में आ सकता है अगर वो सोचे कि क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये उसने सोच लिया और इसको एक दफा समझ लिया तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो मैं नॉर्मली ये कहता हूं कि जो ये वाला सवाल है इसके 3 पहलू हैं। यानी मैं अक्सर कहता हूं कि आप 3 सवाल पूछेंगे अपने आप से, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? और तीसरा सवाल, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? एक ही सवाल था, ठीक है। वजन डालते हैं, हम पे वजन डालते हैं। क्या ये हम इंटरनल ऑडिटर, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? चले अब वजन कहीं और डालते हैं। क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? अब कहीं और वजन डालते हैं। क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? 3 सवाल है। क्या इंटरनल ऑडिटर इस काबिल है कि उसके काम इस्तेमाल करें? क्या उसका काम अच्छा है जो इस्तेमाल हो सके? और क्या वो जो कर रहा है वो इस्तेमाल हो भी सकता है या नहीं? वो तो एचआर की पॉलिसी चेक करता रहा, मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा हूं। तो मुझे 3 तरह की एश्योरेंसेस चाहिए। इंटरनल ऑडिटर कैसा आदमी है, उसका काम कैसा है, तो इससे पहले कि मैं उसके काम को कैसे इस्तेमाल करने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले इंटरनल ऑडिटर पे एश्योरेंस हासिल कर लूं। जब इस पे एश्योरेंस मिल जाए तो फिर देखूंगा कि उसके काम को मैं कैसे इस्तेमाल करूं। उसके 2 तरीके स्टैंडर्ड ने हमें बताए हैं। तो इंटरनल ऑडिटर पर कैसे कंफर्ट आएगी, मुझे 3 चीजें देखनी है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसकी कंपिटेंस और उसका सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच। उसकी कंपिटेंस वैसे ही चेक होगी जैसे एक्सपर्ट की कंपिटेंस थी। क्या डिग्री है उसके पास, कौन सी क्वालिफिकेशन है, कितना तजर्बा है, किस फील्ड का मेंबर है, क्या वो कोई प्रॉपर फर्म है, क्या वो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी है, वो कैसे लोग हैं। ऑब्जेक्टिविटी बोले तो इंडिपेंडेंस, इदारे में उनका क्या रोल है, उनको ड्यूटीज कौन देता है, उनका हेड कौन है, वो रिपोर्ट किसको करते हैं, उनकी रिपोर्टों पे असर कितना होता है, क्या डायरेक्टर्स उनसे डायरेक्ट हैं, क्या उनको बिला वजह निकाल तो नहीं दिया जाता। तो हम देखेंगे उनका स्टेटस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी औकात क्या है, वो कितनी इंडिपेंडेंट है, वो कितने कंपिटेंट है। इंडिपेंडेंट भी है, कंपिटेंट भी है, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं करते। मैंने जाके कहा अभी आपने सेल्स पे काम किया, उन्होंने कहा बहुत गहराई में काम किया। मैंने कहा जी मेरे से शेयर करें, उन्होंने कहा क्या मतलब? हमने कहा हमें वो डॉक्यूमेंट्स कोई कागज पे आपने वर्किंग की होगी, कहते नहीं जबानी काम किया था, काम बहुत किया था। तो मैं समझ आ जाएगा इंतहाई इंडिपेंडेंट, इंतहाई कंपिटेंट आदमी मेरे लिए बेकार हो गया जब उसने सिस्टमैटिक तरीके से काम ही नहीं किया, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम ही नहीं किया, उसे डॉक्यूमेंट ही नहीं किया। तो देखेंगे वो किस तरह से काम करते हैं, प्लान सुपरवाइज करते हैं नहीं करते, वो जो IAS 220 वाली बातें, उस तरह की बातें इनके यहाँ हैं या नहीं है, क्या ये प्रॉपर तरीके से क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली एश्योरेंस मुझे चाहिए इंटरनल ऑडिटर पे कि इंटरनल ऑडिटर कैसे लोग हैं, उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी कंपिटेंस और सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच। ये बात समझ आ गई। अब अगली चीज मुझे ये चाहिए कि हम इनके काम को किस तरह से यूज करें।
3 सवाल थे ना, इंटरनल ऑडिटर इस काबिल है कि काम में इस्तेमाल हो सके, फिर उसका काम और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अब काम को इस्तेमाल करने के बारे में स्टैंडर्ड ने हमें 2 अप्रोचेस बताई हैं। उन्होंने कहा आप 2 में से एक डिसीजन लें, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन या यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। जब मैं वहां पहुंचा और मुझे पता लगा कि उनका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, तो तरीका नंबर 1, या मैं डिसाइड करूं कि उन्होंने जो काम किया होगा जो मुझसे रिलेट करता होगा वो काम उठाऊंगा और मैं अपने काम में यूज कर लूंगा। और दूसरा तरीका, उनसे परमिशन लेके उनके इंटरनल ऑडिटर्स को अपनी टीम में शामिल करूं और अपने साथ मिलके काम करूं, ताकि मेरा वर्कलोड भी कम हो और दूसरा वो बंदे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं तो मुझे फायदा भी हो जाएगा। तो यहां से स्टैंडर्ड 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यूजिंग द वर्क के अलग प्रोसीजर्स हैं और डायरेक्ट असिस्टेंस के अलग प्रोसीजर हैं। आईकेएप को बहुत पसंद होता है, वो पूछता है इसके प्रोसीजर, बच्चे उसके लिख देते हैं और फिर एग्जामिनर कमेंट में कहता है लो जी बच्चे किस किस्म के आ गए। तो दोनों को समझना है। यूजिंग द वर्क का मतलब है उसने काम किया था साल में, हमने उसके किए हुए काम की क्वालिटी परखी और हमने उसको अपने ऑडिट एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर लिया, यूजिंग द वर्क। और डायरेक्ट असिस्टेंस में ऑडिट शुरू होने से पहले मैंने उनके बड़ों से मिलकर उनसे कहा कि जी हमने 6 बंदों की टीम लेके आनी थी, आपके इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी बड़ा जबरदस्त डिपार्टमेंट है, आप अपने 3 इंटरनल ऑडिटर अगर हमारी टीम में डाल दें तो हम बस 2 सीनियर होंगे और 3 आपके बंदे होंगे, वो हमारे अंडर 2 महीने काम करेंगे, अंडर आवर डायरेक्ट असिस्टेंस, हमें असिस्ट कर रहे होंगे, वो उतने अरसे के लिए हमारे टीम मेंबर होंगे और बाय द एंड ऑफ ऑडिट वो बंदे हम आपके हवाले वापस करके चले जाएंगे। इससे फीस पे इम्पैक्ट होगा। क्यों? हमारी फीस होती है आर्ली बेस, हमने कितने आवर्स काम किया, तो क्लाइंट बहुत खुश होगा इस बात पे। लेकिन अगेन हमें देखना होगा इसकी इंडिपेंडेंस किस लेवल की है। टीम मेंबर बनाना काफी खतरनाक फैसला है, ऊपर वाला आसान फैसला है, ये ज्यादा खतरनाक फैसला है। तो अब दोनों तरह के फैसलों में हमारे क्या प्रोसीजर होंगे, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त। अगेन ड्यू केयर वाली बात है कि ये स्टैंडर्ड में सीधी सीधी सी बातें हैं, तो हम थोड़ा सा इसको जल्दी देख सकते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर इवेल्युएट करेगा, जब वो डिसाइड क्या करेगा, यूजिंग द वर्क, तो वो डिसाइड करेगा क्या वर्क प्रॉपर्ली प्लान्ड, परफॉर्म, सुपरवाइज, रिव्यूड और डॉक्यूमेंटेड था, क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस उसने हासिल किया था वो भाई साहब ने, क्या उसने सही कंक्लूजन तक पहुंचा था, और अगर कोई एक्सेप्शन या प्रॉब्लम आए थे तो क्या उसने रिजॉल्व किया था। ये हम देख रहे हैं कि वो काम कितना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसने किया था। समटाइम ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा कि आप एग्री कर लें एडवांस में इंटरनल ऑडिटर के साथ। मैं अपॉइंट हो रहा हूं पिछली एजीएम पे, तो अगर मैं शुरू में ही मैनेजमेंट के बंदों के पास आके कहूं कि आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मौजूद है, उनसे हमने एक फरमाइश करनी है कि वो 3 एरिया में हमारे फरमाइश पे ये 15 तरह के प्रोसीजर्स परफॉर्म कर दें। तो जब आप असल में ऑडिट करने आएंगे तब तक उन्होंने उन 3 एरियाज पे वो 15 प्रोसीजर आपकी फरमाइश पे लगा दिए होंगे। तो अब आप जब काम यूज करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। पहले तो आपने क्या किया, उनके साल में देखा उन्होंने 20 काम किए, तो उन 20 कामों में से ढूंढा मेरे रेलेवेंट कौन सा काम है, तो आपको रेलेवेंट अपने 3 मिले और उन 3 की क्वालिटी देख के आपने इस्तेमाल कर ली। लेकिन उनका ये बड़ा यूजफुल है कि आप पहले से ही उनसे तय कर लें कि वो कुछ काम आपकी पसंद का भी करके रखा हुआ उन्होंने। क्या तय कर लें कि कौन सा वर्क करना है, उसमें क्या मटेरियलिटी होगी, क्या मेथड्स होंगे सैंपल सिलेक्शन के, उसको डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे और उसको रिव्यू या रिपोर्ट करने का क्या तरीका होगा। अगर ये पहले से तय कर लिया तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी हो जाएगी। देन जब आप उसके स्पेसिफिक एरियाज को इवेल्युएट कर चुके होंगे तो अब आप देखेंगे, आपने देख लिया उन्होंने काम अच्छा किया नहीं किया, अब आप फर्दर क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं। आप क्या करें, आप उनके लोगों से पूछें यार ये काम मैं ऐसे कैसे सोचा था, ये क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, यानी उसके ऊपर उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लें। आप उनको काम करते हुए आप देखें कि उन्होंने काम किस तरह से किया, अगर कुछ काम आपके सामने हो रहे हैं तो आप उसको देख सकें। आप उनके काम, उनके वर्क प्रोग्राम, उनके वर्किंग पेपर्स को रिव्यू कर लें, और जहां डर लगे तो उन्होंने कोई काम किया तो सैंपल पे जरा खुद से वो काम करके देख लें कि क्या वही रिजल्ट आ रहे हैं जो उन्होंने कहे थे। उन्हें काम दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि जी 15 रसीदें, 15 रसीदों में से इन 6 रसीदों में ये 5 तरह के मसले हैं। आपने वही सैंपल उठाया और उन रसीदों को जाके देखा और उसमें वही मसले नजर आए, तो आपको समझ आ गया कि झूठ नहीं बोल रहे, ये सही काम कर रहे हैं। हम उनके काम को कितना गहराई में देखेंगे ये डिपेंड करता है कि मेरी जजमेंट, रिस्क या मटेरियलिटी उस एरिया के बारे में कितनी है। मैंने इंटरनल ऑडिट के बारे में जो शुरू में असेसमेंट की थी कि कैसे लोग हैं, कंपिटेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं या वो नहीं, और खासतौर पे जो मैंने उनका काम समझा है वो किस लेवल का है, तो ये चीजें डिसाइड करेंगी कि मैं कितना ज्यादा उनके ऊपर रिलाई करूं या कितना कम रिलाई करूं।
फाइनली आपने डॉक्यूमेंट कर देना है कि आपने इंटरनल ऑडिट फंक्शन की एडिक्वेसी और उनके काम की क्वालिटी के बारे में क्या राय कायम की, और जो आपने उनके काम पे अपने प्रोसीजर्स लगाए वो क्या थे जिससे आप अश्योरेंस पे पहुंच गए। ये है यूजिंग द वर्क। डायरेक्ट असिस्टेंस में थीम ही बदल जाएगा। डायरेक्ट असिस्टेंस इज डिफाइंड एज यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स अंडर द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। वो हमारी डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू में हमारे टीम मेंबर बन के काम करेंगे। तो इंटरनल ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं देंगे अगर ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा थ्रेट हो। अगर इंडिपेंडेंस पे डाउट है तो फिर तो कोई फायदा नहीं। अगर कंपिटेंस पे डाउट है तो भी फायदा नहीं। ज्यादा इंटरनल ऑडिटर में 3 चीजें देखते थे, कंपिटेंट है, इंडिपेंडेंट है और अच्छा काम करता है। अब अच्छा काम करता है या नहीं करता, जब मेरे अंडर काम करेगा तो वो तो मैं करवा ही लूंगा, लेकिन जो 2 बाकी और मामला आते हैं, इंडिपेंडेंस या कंपिटेंस, अगर वो खराब हुई तो फिर मैं उससे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकता। जब डिटरमाइन कर रहे होंगे कि हम इसको कौन कौन सा काम असाइन करें, तो देखेंगे उस काम में जजमेंट कितनी है, उस काम में रिस्क कितना है। फिर हमने जो इनके बारे में देखा था कि ये कितने अच्छे हैं और ये कितने ऑब्जेक्टिविटी को मसले हैं वो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सारा काम उन्हें देता जा रहा हूं और इन एग्रीगेट एक्सटर्नल ऑडिटर वुड रिमेन सफिशिएंटली इन्वॉल्व। क्या उनको काम देने के बाद मैं ऑडिट में मौजूद भी रहूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा काम उन्हीं के हवाले करता जा रहा हूं। तो उनको काम कितना देना है उसमें देखना जरूरी है कि कहीं रिस्क शेस्ट तो नहीं ज्यादा। जब वो मेरे टीम मेंबर है तो रिस्की काम मैंने करने हैं, मुश्किल काम मैंने करने हैं, टेक्निकल काम मैंने करने हैं, ज्यादा जजमेंट वाले काम मैंने करने हैं। तो उन्हें क्या देने हैं? आसान काम, टाइम वेस्टिंग काम। हमारा एक बंदा 2 महीने तक सिर्फ रसीदों को ही टिक लगाता रहता है कि मौजूद थी या नहीं थी, तो ये काम उनको दे देंगे। ज्यादा दिमाग थोड़ी इस्तेमाल होना है, मैन पावर इस्तेमाल होनी है। तो अगर वो हमारे पास आए तो हम टेक्निकल मुश्किल चीजें अपने पास रखें, आसान चीजें उनके हवाले कर दें। तो स्टैंडर्ड ने कहा है कि आपने ये वाले काम उनको नहीं दिया करने। कौन से काम? सिग्निफिकेंट जजमेंट जहां परफॉर्म करनी होगी, आपने उन्हें नहीं कहना कि तुम अब बताओ तुम्हारी जजमेंट क्या कहती है। जहां हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो काम उनको नहीं देना। वो काम जो ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर के हाथों से गुजरा है वो उनको नहीं देना, वहां तो सेल्फ रिव्यू आ जाएगा। फिर ये डिसीजन कि हम तुम्हारे काम को यूज करें या तुम्हें टीम में शामिल कर लें, इस फैसले में उनको इन्वॉल्व नहीं करना, ये आपने खुद ही करना है। जब आप इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं तो प्रायर टू यूजिंग देम आपने 2 तरह के एग्रीमेंट कर लेने हैं। रिटन एग्रीमेंट ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी से कर लेना है कि आपके बंदों को यूज कर रहे हैं, और रिटन एग्रीमेंट कर लेना है इंटरनल ऑडिटर के साथ कि आप लोग हमारे साथ काम कर रहे होंगे। दोनों के साथ रिटन एग्रीमेंट कर लेना है। फाइनली अच्छी डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू देना है। ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो 220 वाली सारी चीजें जो हम अपनी पूरी टीम को दे रहे होते थे वो इनके ऊपर भी होगा। वैसे ही डायरेक्शन, वैसी सुपरविजन, वैसे ही सिखाएंगे, वैसे ही बताएंगे, और हम देखेंगे कि कोई थ्रेट अगर इनके अंदर भी उसी तरह के कोई थ्रेट है जो हमारे टीम मेंबर पे होते थे तो हम उसका वही काम करेंगे यहाँ पे। फाइनली डॉक्यूमेंट क्या करें? हम देखेंगे कि कोई थ्रेट नजर आए थे तो वो क्या थे। हम देखेंगे कि डिफरेंट जगह पे जो उन्होंने काम किया था उनकी क्वालिटी हमने कैसे चेक की थी, किसने चेक की थी क्वालिटी, उनके साथ जो एग्रीमेंट्स किए थे दोनों तरह के लोगों से वो क्या है, और जो वर्किंग पेपर हमारे इंटरनल ऑडिटर ने हमारे टीम मेंबर बन के जो काम किया वो वर्किंग पेपर भी हम अपने पास संभाल के रख लेंगे। तो टेक्निकली ये स्टैंडर्ड काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, खुश्क बातें हैं, रेपिटेटिव नेचर की बातें हैं, लेकिन अगर थीम समझ आ जाए तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं। हम बीच में थोड़े से बहक गए थे, लेकिन वही वाली बात है कि आप लोगों को देख के पर दिल करता है, क्योंकि इस वक्त इतने सारे लोग इतनी मायूसी में चल रहे हैं कि थोड़ा सा अगर आपको एक रियलिटी चेक दे दिया जाए कि कम से कम आगे बढ़ने के लिए ना नेगेटिविटी से निकलना होगा, वरना तो सारी जिंदगी रोते रह जाता है बंदा। ऐसा ना हो कि मैं दोबारा शुरू हो जाऊं। ब्रेक अनाउंस कर देते हैं। 443 मेरे पास हो रहे हैं। 450 सही है? पक्का? जमहूरियत 450। आज 7 मिनट की ब्रेक। ये अब मुझे भी लाल रोशनी नजर आना शुरू हो गई, बेहतरीन हो गया। इसका मतलब हमने ये सीखा कि अगर एक फील्ड के हम एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेके कोशिश करके हम उसमें कुछ ना कुछ अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो भाई ने हमें तजर्बे से साबित कर दिया कि समटाइम जो है ना वो आप एफर्ट करके चीजें कर सकते हैं। तो ऑडिटर ने भी एक्सपर्ट पे एकदम से हाथ खड़े नहीं कर देने कि मुझे क्या पता नहीं क्या होता है, मैं तो नहीं जानता। अपने सिरे से थोड़ी सी एफर्ट करके एक अच्छा एविडेंस हासिल करने की कोशिश जरूर करनी है।
यहाँ तक बात सही है? ठीक है। अब अगली टेंशन भी है, रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्या ये इसकी वॉइस जा रही है नहीं जा रही? इसमें ग्रीन लाइट आ रही है तो शायद इसका ये मतलब होता होगा। उन्होंने कहा आप टेंशन ना लें, वो उनको नुकसान होगा ना, सानू तो पढ़ाओ। इंसान इतना ही खुदगर्ज है, वो कहता है बस मेरा फायदा हो जाए। अच्छा जी, अब ये जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड में हवाई बातें ज्यादा है, और जब यहाँ आके पढ़ना शुरू करेंगे फौरन से खत्म हो जाएगा बेचारा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क काफी ज्यादा है। किबला हमें बस ये 2 गारंटीज देते हैं कि क्या वीडियो और ऑडियो दोनों जा रही हैं। आपकी गैर मौजूदगी में हमने इसको खुद ही से ऑपरेट करने की कोशिश की, ठीक है जी। वो बहुत एक्साइटेड है, उन्होंने कहा ये तो मेरा काम आसान हो गया यूजिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ जो है ना, ठीक है। तो इसमें समझने वाली चीज ज्यादा है। जो रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड है, इसमें काफी हद तक रिस्क असेसमेंट वाली बातें भी हैं, लेकिन चूंकि हम रिस्क असेसमेंट को अलग से एक टॉपिक बना के पढ़ते हैं, तो इसलिए हम उसको इसमें मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा चीजें हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए। रिलेटेड पार्टी बेसिकली एक मुद्दा है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप एक जगह ऑडिट करने गए और आपको नजर आया कि उस ऑडिट में बहुत सारी रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व हैं। उस ऑडिट में उनके जब अकाउंट्स देखे तो आपको पता लगा वहां बहुत सारी रिलेटेड पार्टीज हैं और बहुत सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं। सो भाई कंपनी अपने दोस्तों के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्रियां रिकॉर्ड हुई हुई हैं, कहानी खत्म। क्या फर्क पड़ता है? क्या वो आर्म्स लेंथ है या नहीं है? ये आर्म्स लेंथ क्या बोला है? मार्केट में जो नॉर्मल बायर और सेलर के दरमियान जो मार्केट की टर्म्स की एंड कंडीशन के मुताबिक ट्रांजैक्शन होती है वो आर्म्स लेंथ है। अच्छा, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट होता है या नहीं होता? होता है। अगर बल्क में एक बड़े बायर को एक बड़ा सेलर एक अच्छा डिस्काउंट दे देता है तो वो डिस्काउंट भी आर्म्स लेंथ ही बनाएगा उसे। यानी 2 नॉलेजेबल बायर और सेलर के दरमियान एक मार्केट के हिसाब से प्रॉपर बनी हुई जो ट्रांजैक्शन है वो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है। अब इससे ओवर एंड अबव अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर्स मिल रही हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कोई एक पार्टी दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रही है, तो हम कहेंगे उनके दरमियान नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है। और आर्म्स लेंथ नॉन आर्म्स लेंथ को समझाने के लिए एक दुकानदार की एग्जांपल हो सकती है कि एक दुकानदार है, उसके सामने काउंटर है और सामने से एक बंदे ने आके कहा भाई मैंने बोतल पीनी है, उसने जनाब उसे बोतल दे दी और उससे पैसे ले लिए। चिप्स खाने, उसे चिप्स दी और उससे पैसे ले लिए। आर्म्स लेंथ पे है। और जब इसका भाई दुकान पे आया तो इसने ऐसे करके काउंटर खोला, उसे अंदर बुलाया, उसे गले लगा लिया और उसे कहा बैठो तुम्हें चिप्स खिलाऊं फ्री में, तुम बोतल पाओ। अब ये नॉन आर्म्स लेंथ है, हाथ से भी कम फासला है। आर्म्स लेंथ वाला तो है ना कि आप एक बंदा आपके सामने आपसे एक मार्केटेबल डील में, और नॉन आर्म्स लेंथ का मतलब है कि आपका हाथ का फासला भी नहीं रहेगा, आप बगलगीर हो गए उससे, वो तो आपका अपना बंदा है। तो नॉन आर्म्स लेंथ का मतलब है कि एक बंदे के साथ आपका या एक पार्टी के साथ आपका इतना क्लोज रिलेशन जिसमें आप नॉर्मल से हट के चीजें भी कर जाएंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो अगर आर्म्स लेंथ नहीं है तो भी क्या टेंशन है? ठीक है, अब डिस्काउंट दे दिया, किसी को दे दिया जी, शेयर होल्डर को तकलीफ होगी भाई हमारा प्रॉफिट कम क्यों किया। अगर शेयर होल्डर को भी कोई मसला ना हो तो भाई कंपनी है, कंपनी के शेयर होल्डर है, उन्होंने जिसको डायरेक्टर बनाया, डायरेक्टर ने कहा भाई मेरा भाई है, बड़ा अच्छा आदमी है, हम इससे डील करते हैं, इसको 200 रुपए ज्यादा दे देंगे। अगर शेयर होल्डर रेडी हैं और ओके कर देते हैं तो जिनकी कंपनी है, जिनका पैसा है, उन्हें मसला नहीं है, तो हम क्यों परेशान हो? प्रॉब्लम ये कि क्या उन्हें पता है, क्या उन्हें पता है कि कुछ ट्रांजैक्शन में 200 रुपए का डिस्काउंट दिया गया? क्या उन्हें पता है कि ये ट्रांजैक्शन जिससे हुई है वो डायरेक्टर का भाई है? क्या उन्हें पता है कि उनकी कंपनी के मामलात कुछ अपने ताल्लुकात की वजह से कुछ जगह कम कमर्शियल हो गए हैं? IAS 24 एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, मतलब असूलन कैफ लेवल पे होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो आप कहीं यार सर जो है ना, सर ने आग करा दी और जो है ना कहीं IAS 24 ना आ जाए, लेकिन टेक्निकली इस लेवल पे जब हम ये स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए था। IAS 24 ये कहता है कि एक एंटिटी के फाइनेंशियल्स में रिलेटेड पार्टीज बड़ी अहमियत रखती हैं, तो हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक लिस्ट देगी कि ये वो पार्टीज हैं जो हमारी रिलेटेड पार्टीज है। फिर आगे उनके लिखेगी उनसे रिलेशन क्या है, ये डायरेक्टर का फलाना है, ये फलाना का वो रिश्तेदार है, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, ये एसोसिएट है, ये उस तरह से है। तो बताएंगे कि कौन सी रिलेटेड पार्टीज हैं और उनके साथ हमारा क्या रिश्ता है, एंड उनकी सारी ट्रांजैक्शंस बताएंगे और उन सबके जितने जितने क्लोजिंग बैलेंसेस लेने या देने वाले हैं वो सब बताए जाएंगे। फिर जो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे हैं वो अलग से रिपोर्ट करेंगे और जो नॉन आर्म्स लेंथ है वो अलग से रिपोर्ट करेंगे। तो IAS 24 ने बहुत सारी बात की है ताकि
जब शेयर होल्डर्स मीटिंग वाले दिन अकाउंट्स अप्रूव करने आए और वो अकाउंट्स में इतनी सारी रिलेटेड पार्टीज देखें, तो वो कह सकेंगे भाई ये चीज तो नहीं अप्रूव की थी, इतना डिस्काउंट क्यों दिया, ये तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर शेयर होल्डर ने उस दिन वो सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दी, तो जिनकी कंपनी है उन्होंने ही रेटिफाई कर दिया। ठीक है, उन्हें बताया गया कि डायरेक्टर के भाई से इसलिए डील किया कि डायरेक्टर कंपनी को बहुत फायदा दे रहा है, डायरेक्टर दुखी हो जाता अगर इसके भाई को डिस्काउंट ना देते, तो डायरेक्टर की मोटिवेशन के लिए हमने थोड़ा डिस्काउंट दे दिया, लेकिन उसने कंपनी को करोड़ों का फायदा कर दिया। तो अगर मेंबर्स राजी हैं तो ओके, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को खौफ ये है कि कहीं अकाउंट्स में कोई चीज मिस ना हो जाए, तो फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को क्या खौफ होगा कि कहीं अकाउंटिंग में कोई चीज मिस ना हो जाए। तो अगर एक फ्रेमवर्क है और वो कहता है लिस्ट डालो और लिस्ट नहीं डाली तो गलत, वो कहता है रिलेशन बताओ नहीं बताया तो गलत, वो कहता है ट्रांजैक्शन बताओ, वो कहता है आर्म्स लेंथ बताओ, तो जो जो चीजें आई 24 ने कही है, अगर ये मैनेजमेंट वालों से नहीं फॉलो करेंगे तो ऑडिटर को तो मसला है। दूसरा, जब रिलेटेड पार्टी होती है ऑडिटर के वैसे कान खड़े हो जाते हैं। वो पहले प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मुजाहरा करता था, अब तो और अलर्ट हो जाएगा कि जब जान पहचान वाले से ट्रांजैक्शन की है तो कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं डिस्काउंट ज्यादा दिया हो, शेयर होल्डर को कम बताया हो, कहीं अंदर खाते ट्रांजैक्शन हुई हो। फिर कई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। होता यह है कि सबको पता होता है कि जो जो एंट्रियां रिकॉर्ड करनी है 10% कमीशन साइट पे एंट्री करनी है। एक ट्रांजैक्शन अचानक से आ जाती है 22% कमीशन वाली, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो गलत प्रोसेस ना हो जाए। तो ये ट्रांजैक्शन चूंकि नॉर्मल सेट की होती हैं तो उनकी प्रोसेसिंग भी डिफरेंट होती है, फिर इनकी अप्रूवल भी डिफरेंट लोगों के थ्रू होती है। तो अक्सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में ना, बजाय इसके कि तमाम टीम मेंबर्स एंट्रियां डालते हुए कह रहे हो कि यार डायरेक्टर के भाई के बड़े मजे लगे हुए हैं, कंपनी में उसको बड़ा फायदा दे रही है, तो अक्सर इस तरह की ट्रांजैक्शन ना छोटे स्टाफ के सामने डालेंगे ही नहीं। वो डायरेक्ट बड़ी कमेटी होगी, वो कमेटी की एंट्रियां खुद से डाल देगी, और जब खुद से डालेगी तो आधे कंट्रोल्स तो होंगे नहीं, चेक एंड बैलेंस होगा नहीं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एरर भी हो जाए और फ्रॉड भी हो जाए। तो जब जब भी कहीं रिलेटेड पार्टी आती है हम थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं कि ये कुछ मसला होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक कंपनी हो या मेरा एक बिजनेस और उसके अकाउंट्स बने हुए हैं और उस अकाउंट से सैलरी जा रही हो मेरी बीवी को, तो ये मशकूक सी बात है। इसका मतलब है शायद मैंने अपने पास आने वाले पैसों को थोड़ा सा घुमा के कोई डिफरेंट शक्ल देने की कोशिश की है ताकि टैक्स डिवाइड हो जाए, शायद कुछ और वो हो जाए। जरूरी नहीं कि हमेशा गड़बड़ हो, लेकिन ये सिचुएशन मशकूक तो कर रही है। तो अगर किसी जगह पे किसी ट्रांजैक्शन में कुछ जानने वाले इन्वॉल्व हो जाएं, कुछ पहचानने वाले इन्वॉल्व हो जाएं, तो हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है कि शायद यहां कुछ गड़बड़ हुई हो। अब फर्ज करें कुछ बच्चे हैं, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे से घर हों, बड़ा जबरदस्त से फ्लैट्स हों कहीं किसी यूके शूके वगैरह में, गोल मटोल से अच्छे अच्छे से बच्चे, उनका फादर एक गरीब शरीफ आदमी हो, क्योंकि उनके फादर का फादर गरीब आदमी था, ठीक है, तो उन्होंने अपने फादर को अपने वो फ्लैट रहने के लिए दे दिए। तो फादर ने तो कुछ गलत नहीं ना किया, वो तो बच्चों के घर में रह रहा है। अच्छा, बच्चों ने फिर फादर से पैसे लिए होंगे? नहीं, दादा से पैसे लिए थे, और दादा गरीब आदमी था। अब इक्वेशन आउट हो रही है। अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपने बाप को अपने घर में रहने के लिए जगह दी हुई है, और हम पाकिस्तान में बैठ के सोच रहे हैं कि यार उस घर का पाकिस्तानी पैसे से कोई ताल्लुक होगा, हालांकि कोई ताल्लुक नहीं। दादा की मेहनत की कमाई, बच्चों को गिफ्ट, और बच्चों ने तरस खा के बाप को रहने की जगह दे दी। कितना सिंपल मामला है। लेकिन जब इतने ज्यादा रिलेशन और इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती हैं तो मशकूक तो हो जाते हैं। अब क्या करें, अब एक तरफ की एग्जांपल दे दी तो दूसरी भी देनी पड़ेगी। तो अगर किसी बाहर के मुल्क में किसी चोर का पैसा पकड़ा जाए, वो चोर हो किसी सियासी लीडर का दोस्त, किसी टाइम पे दोस्त रहा हो, फिर उसके बाद वो पैसा पाकिस्तान आना हो, पाकिस्तान मंगवा कौन रहा हो, उसी सियासतदान का एक और पुराना दोस्त जिसने कोई पैसा पाकिस्तान आना चाहिए। पैसा पाकिस्तान आके एक ट्रस्ट के हवाले करना हो, जो ट्रस्ट बहुत नेक काम करने जा रहा हो उस पैसे से, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी में इत्तफाकन वो नेक लीडर भी मौजूद हो, चलो वो तो हो, उसकी बीवी भी मौजूद हो,
तो सिचुएशन अजीब सी कम्प्लेक्स सी हो जाती है। हम कहते हैं यार ये इस नेक शरीफ आदमी का इस सारी कहानी में ये बीच में कहां से आ गया, किसी का चोरी का पैसा कौन से मुल्क से किधर आ रहा था और कहां यूनिवर्सिटी बन रही थी, ये हमारा नेक ईमानदार लीडर बीच में क्या कर रहा है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमेशा मशकूक कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि लीडर ने कुछ गलत किया होगा, लेकिन मैं बीइंग ऑडिटर थोड़ा घबरा गया हूं। जैसे वो बच्चों के घर में वालिद के रहने पे आप परेशान हो गए ना, उतना ही मैं भी परेशान हो गया हूं। इतना पैसा जो घूम के पूरी दुनिया की सैर करके अचानक से उसी ट्रस्ट के पास आ गया जहां नेक लीडर मौजूद था। तो ये सिचुएशन क्रिएट कर देती है डाउट्स, एम्बिग्विटीज क्रिएट कर देती है। आपके यहां नहीं करती, चूंकि आप तो अपने लीडर को बहुत चाहते हैं, लेकिन मैं जरा अभी भी ऑडिटर हूं थोड़ा सा, तो मैं जरा मशकूक हो जाता हूं, जरा कंफ्यूज हो जाता हूं। रिलेटेड पार्टी के साथ यही होता है कि जब भी एक ट्रांजैक्शन में अचानक से, एक ट्रांजैक्शन सीधी चल रही है, ये बीच में रिलेटेड पार्टी कहां से आ गई। भाई पैसा बाहर पकड़ा गया, गवर्नमेंट ने वहां सजा दे दी, ओके। पैसा पाकिस्तान आना था, आता गवर्नमेंट के खजाने में जमा होता, कहां जाएगा जी, XYZ ट्रस्ट, जिसका नाम ही कुछ और से पहले तक नहीं था, अब अचानक से नजर आ गया। वो उस XYZ ट्रस्ट को ही क्यों गया, और इस तरह का पैसा आज तक तो कभी इस ट्रस्ट को नहीं गया था। तो जब एक ट्रांजैक्शन अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हटके हो रही होती है ना, थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डाउट्स आ जाते हैं। शायद नीयत बहुत साफ हो, लेकिन बीइंग ऑडिटर हम अलर्ट हो जाते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो रही हो, कोई चोरी ना हो रही हो, कोई बेईमानी ना हो रही हो, कोई मसलो मसाइल ना होने जा रहे हो। तो और इमोशनल तो होना नहीं। आप अचानक से कह देंगे सर आपने गुस्ताखी कर दी है, इंतहाई नेक काम के लिए वो पैसे ने इस्तेमाल होना था, अल्लाह करे उसी वक्त उसी के लिए इस्तेमाल होना था, अल्लाह करे हमारी सारी ऑब्जर्वेशन गलत हो, अल्लाह करे वाकई वो पैसा उस नेक मकसद के इस्तेमाल होना था। अगर किसी ने वो पैसा उस नेक काम के बहाने से लेके इस्तेमाल करना था, तो फिर तो उस पर बहुत बड़ी लानत होनी चाहिए, उसे जलना चाहिए। जब मैं इतना सा जुमला दे दूं और आपको बुरा लग रहा है, तो जो असल में वाकई वो घटिया हरकत करने जा रहा है, फिर तो उसको बख्शिश नहीं मिलनी चाहिए। कि जो इतना नेक मुहज्जिब नाम बता के और पैसे को गबन करने के मूड में, अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे बिल्कुल भी ना हो, ये सब बोतान हो, लेकिन ऑडिटर डर जरूर जाता है। तो मैं बीइंग ऑडिटर थोड़ा सा डर गया, जिस तरह से आप लोग भी डर गए। वो जो फ्लैट में बच्चे रह रहे थे, उधर आपको वो नहीं हुआ भाई बच्चों को दादा ने गिफ्ट किया है, दादा मर चुका है, आपको क्यों शक हो रहा है। दादा अपने जमाने में लोहे का काम करता था, एक बेटा जाके उससे ज्यादा पॉकेट मनी मांगता था, उसे कहता था मैं गरीब आदमी हूँ। दूसरा लाडा बेटा था, उसे कहता था बेटा मैं अमीर आदमी, बताओ क्या चाहिए। तो लाडले के बेटों को गिफ्ट दे दिया घर, और गरीब को कहा तू पाकिस्तान में मेहनत करता रहे। तो बड़ी सीधी सी स्टोरी है। जब उधर इतनी सीधी स्टोरी है, तो इधर सीधी स्टोरी नहीं है। ये भी गलत स्टोरी है, वो भी गलत स्टोरी है, ये भी मशकूक है, वो भी मशकूक है, ये भी पता नहीं गद्दार है या नहीं है, तो ऑडिट के प्रोसीजर्स बताएंगे, और वो भी पता नहीं गद्दार है या नहीं है, लेकिन ऑडिटर तो अलर्ट हो जाएगा। तो जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आएगी, तो वी नीड टू बी सुपर अलर्ट। एरर हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। सिर्फ फ्रॉड नहीं, एरर भी आसान है ना, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सबके सामने तो रखेंगे नहीं, चोरी छुपे एंट्रियां होंगी उसकी। जब चोरी छुपे एंट्रियां होंगी, तो कोई एंट्री मिस हो सकती है, कोई कंट्रोल मिस हो सकता है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि अगर डायरेक्टर के भाई ने अपने लिए सामान मंगवाया है, और हमारे गोदाम से वो सामान बाहर जा रहा है, और गोदाम वाले का एसओपी ये है कि उसने जितना सामान आउट होता है हर चीज लिखता है, और जिन्होंने सामान लिया होता है उनको एक एक सामान दिखा के उनसे साइन लेता है हर लाइन आइटम के आगे। अब गोदाम वाला जो है ना, वो बंदा वो पक्का होके बैठ गया, उसने कहा जी मैं पहले लिखूंगा फिर आप लोग साइन करेंगे। उधर से वो जो डायरेक्टर का भाई माल मंगवा रहा है, उसे जल्दी पड़ी है, उसने अपने भाई को कॉल की, भाई आपकी कंपनी में भी अगर मेरे ऊपर यही सारे प्रोसीजर लगने हैं तो फिर लानत है। डायरेक्टर ने फोन घुमा दिया, उसने कहा कौन है भाई, कौन है वेयर हाउस में, किसने रखा है इस बंदे को, इतना अजीब आदमी है, मेरे भाई का माल है, तहकीक करनी है, मेरे से आके मिले, फौरन से माल क्लियर करो। बेचारा छोटे लेवल का एक ऑफिसर है, वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी से सामान हवाले कर देगा, ना कागज साइन करवाएगा, ना चीजें टिक होंगी, पता नहीं सामान ज्यादा चला गया कम चला गया, पता नहीं गया या नहीं गया। कंट्रोल सही से अप्लाई नहीं हुए होते जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है, खौफ की वजह से उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमेशा मशकूक चीज है एरर के लिए भी, और हमेशा मशकूक चीज है फ्रॉड के लिए भी। ऊपर से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सीधी तो होती नहीं, घुमा के प्रोसेस हुई होती है।
भाई वो यार दोस्त किसी दिन पाकिस्तान में ही पैसे पकड़ा देता, पैसे कहीं और पकड़े किसी और गवर्नमेंट ने, मांगे किसी और गवर्नमेंट ने, कहा किसी और इदारे ने, गए किसी और ट्रस्ट में। तो सिचुएशन इतनी ओवरली कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि फिर उसमें मुश्किल हो जाता है एरर फ्रॉड ढूंढना, और उसके अंदर फिर एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है लोगों के पास कि आराम से फ्रॉड कर लें, लोग तो कलाबाजियां ही खाते रहेंगे कि असल में हुआ क्या। जैसे दुबई को लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस तरह की ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि दुबई में अभी भी जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 5% है। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस दुनिया दुबई के थ्रू रूट करती है। दुबई में सैकड़ों हजारों बबल कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग को और मुल्क कर रहा है, खरीद को और मुल्क कर रहा है। दुबई में उसकी पार्किंग हो रही है ट्रांजैक्शन की। तो मैंने रेगुलर क्लास में एग्जांपल दी थी कि अगर किसी ने फर्ज करें मलेशिया से माल मंगवाना है, फर्ज करें 10 रुपए की एक चीज है और पाकिस्तान में उसने 100 रुपए की बेचनी है, तो 90 रुपए प्रॉफिट होगा। 90 रुपए पे पाकिस्तान का जो टैक्स रेट है उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, एक सब्सिडरी बनाएंगे जो दुबई में होगी। वो सब्सिडरी चीज खरीदेगी वहां से 10 रुपए की मलेशिया से, और वो सब्सिडरी कंपनी हमारी कंपनी को वो चीज बेचेगी 95 रुपए की। तो दुबई में एक कंपनी है, उसने 10 रुपए का माल खरीदा और 95 का बेचा। दुबई वाली कंपनी ने 85 रुपए प्रॉफिट कमाया। वो 85 रुपया दुबई में रुक गया, वो उसके ऊपर प्रॉफिट वो कर लिया। पाकिस्तानी कंपनी ने उधार पे दुबई की कंपनी से माल खरीदा 95 रुपए के रेट से, और उन्होंने अपने सप्लायर को कहा कि मेरे कस्टमर को डायरेक्ट पाकिस्तान में डिलीवर कर दो। तो मलेशिया से माल पाकिस्तान आ गया, बट हुआ ये कि दुबई की एक कंपनी ने माल खरीद के पाकिस्तान की कंपनी को माल बेचा, जबकि वो दुबई की कंपनी हमारी अपनी थी और हम कागजों में एंट्रियां कर रहे थे। तो हुआ ये कि 85 रुपए पे 5% टैक्स पड़ा, और पाकिस्तान में हमने 95 रुपए की चीज खरीदी जो हमने बेची कितने की 100, उसमें बिजली की बिल डाल के हमने 5 रुपए का रिफंड क्लेम कर लिया। तो अब ऑडिटर जरूर मशकूक होगा कि यार मलेशिया से एक चीज चलती यहाँ आती है, अचानक एक बीच में XYZ कंपनी आती है, वहां से माल उठाती है और तुम्हें बेचती है, तुम खुद क्यों नहीं खरीद रहे? और चलो मलेशिया की कंपनी बीच में आती है, दुबई की कंपनी बीच में क्यों आई है? तो होता ये है कि फिर आप मिडलमैन इन्वॉल्व करते हैं आप ट्रांजैक्शंस को। तो कंपनियां अपने फ्रॉड करने के लिए, कंपनियां इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अलग अलग रूल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस तरह की बहुत सारी हरकतें करती हैं। तो इंसान जब एक खास बड़े लेवल पे पहुंचता है तो फिर उसको वो ट्रांजैक्शन नजर आती है। जब उससे बड़े लेवल पे पहुंचता है तो उसे पनामा नजर आ जाता है कि वहां पैसे लगा दो, खोल के खेलो, वहां कंपनियां रजिस्टर करा दो। तो अगेन बहुत सारे लोग इस तरह से जब ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ऐसे में जब भी एक ट्रांजैक्शन में विदाउट एनी बिजनेस रैशनल एक थर्ड पार्टी बीच में आई, ट्रांजैक्शन में गोल गोल घूमी और वापस भी चली गई, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब हमें सनसनीखेजी समझ आ गई। अब ऑडिटर के प्रोसीजर शुरू करते हैं। ऑडिटर शुड ऑलवेज रिमेन अलर्ट फॉर रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी की 1 रुपए की ट्रांजैक्शन को भी इग्नोर नहीं करना। ये नहीं कहना इमैटेरियल चीज है, क्योंकि वो एक नजर आ रही है, असल खाता बहुत हैवी सा होगा। तो ऑडिटर ने सबसे पहले मैनेजमेंट से आके कहना है कि केबला मुझे लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज दे दें जो अपने अकाउंट्स में डालनी है। वो आपको एक लिस्ट दे देंगे, आप उस लिस्ट को चूम के गले लगा लेंगे कि यही फाइनल लिस्ट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नहीं, आप तो स्केप्टिक है, आप मजीद ढूंढेंगे, उनसे पूछेंगे, पिछले साल की लिस्ट देखेंगे, उसको इस साल से डिफरेंस देखेंगे, फिर आप सर्च करेंगे मजीद रिलेटेड पार्टीज। ये रिलेटेड पार्टीज कहां से मिलेंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इन्होंने डालनी है ना, वही तो मैंने देखना है कि सही डाली है नहीं डाली। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से इन्होंने कहा, वो कैसे पता लगेगा? जिनके साथ बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी। ओके, और मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे जी आपको कौन कौन से रिलेटेड पार्टीज का पता है। वो भी बड़े सड़े बैठे हुए होते हैं, 3-4 नाम वो भी बता देंगे आपको। पिछले ईयर की लिस्ट देखें, उसके साथ कंपेयर करें, वहां से प्लस माइनस देखें जी। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में देखें, क्योंकि जाहिर है वो इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर होगा तो उसने डिस्क्लोजर दिया होगा, रिलेटेड पार्टी है तो सेक्शन 208 और वो जो कंपनीज एक्ट वाली बातें हैं वो भी फुलफिल हुई होंगी। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स देख लें जी। क्या कर ले? टैक्स रिटर्न देख लें। टैक्स रिटर्न में अगर कोई ग्रुप क्रेडिट्स क्लेम किए हुए हैं, अगर होल्डिंग सब्सिडी ने लॉसेज एक दूसरे के साथ सेट ऑफ कराए हुए हैं, और
क्या चीज? सेल या परचेज के बड़े बड़े एग्रीमेंट देख लें। जितनी भी ट्रांजैक्शन नॉर्मल से ज्यादा डिस्काउंट पे हुई है, नॉर्मल तरीके से प्रोसेस नहीं हुई है, उनको देख लें। जी कैसे? प्रीवियस अकाउंट्स, ठीक है, प्रीवियस अकाउंट्स को देख लें। कॉन्ट्रैक्ट्स देख लें, अजीबोगरीब कॉन्ट्रैक्ट्स देख लें, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देख लें, बड़े अरेंजमेंट देख लें। यानी कि ऑडिटर ढूंढता रहे, उन्होंने तो लिस्ट दे दी है, उसके अलावा ढूंढता रहे, और जब ढूंढ ढूंढ के थक जाए तो उनसे कहे मुझे लिख के देते हैं आपने आज की डेट तक की सारी रिलेटेड पार्टीज दे दी है, ताकि वो और ज्यादा डर जाए। और एक आध अगर जो नहीं उन्होंने बताई तो सोचें बाद में ऑडिटर ने पकड़ लिया तो फिर बहुत तंग करेगा ये हमें। लिस्ट हमने पक्की कर ली। अब इस अगला लेवल, इनकी रिलेशनशिप्स। हर रिलेटेड पार्टी को एग्जामिन करें, समझें और देखें कि इसका इनके साथ क्या रिश्ता है, इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं या बेचे हुए हैं, ये रिश्तेदारी वाला मामला है या कोई और मामला है, यहाँ पे ज्यादा बिजनेस कंसर्न है। तो आप उस रिलेशनशिप को समझें और देखिए क्या फाइनेंशियल में वो रिलेशनशिप उस तरह से है। अब अगली चीज, रिलेटेड पार्टी ढूंढ रही, उन्होंने हमें बताई थी 21, हमने जब देखा तो हमें मिल गई 23, हमें 2 इजाफी मिल गई हैं। ये जो 2 इजाफी हैं ये गलती से मिस हो गई होंगे, हो भी सकता है, नहीं भी, ज्यादा चांसेस है कि जान के मिस की होंगी। फर्ज करें गलती से मिस हो गई, अगर 2 गलती से मिस हो गई तो उसकी लेजर भी मिस हो गए होंगे, ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी। तो इतनी ट्रांजैक्शन हुई, गलती से मिस हो गई, तो अकाउंट्स टैली कैसे? इसका मतलब है कुछ से गलती हुई और कुछ ने मैनिपुलेट किया है। तो जो गलती है वो भी खतरनाक है, और अगर जान के मिस की है तो ये तो फिर फ्रॉड है सीधा सीधा सा। तो अगर मुझे प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड पार्टीज मिले तो मैं उनके जिम्मे हो जाऊंगा, ये क्यों नहीं बताई थी, आपके कंट्रोल्स में क्यों नहीं आई, आप क्यों नहीं देख सके। अच्छा अब ये मिली है, इनकी मुझे सारी ट्रांजैक्शंस दे दें, इनके सारे लेजर दे दें, हर जगह से जो जो इनका डाटा मिल रहा है मुझे दें, ताकि मैं देखूं। और मैं जरूर इस वीकनेस को नोट करूंगा कि ये 2 पार्टीज कैसे मिस हो गई, रिलेटेड पार्टीज। और अगर ये 2 मिस हो गई हैं और उन्होंने कहा जी बस वो इस दफा हमने ज्यादा ध्यान से नहीं देखा था, तो पता नहीं कितनी और भी होंगी। रिस्क असेसमेंट रिवाइज कर ली जाए, दोबारा से प्रोसीजर लगाए जाएं, क्योंकि अब हम अलर्ट ज्यादा हो गए हैं। ये बात समझ आई? प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड पार्टी मिली, कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स नजर आई आपको, इसके ऊपर क्या प्रोसीजर लगाएं? नॉर्मल से हटके जो ट्रांजैक्शन नजर आई है और मुझे डर लग रहा है कि रिलेटेड पार्टी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्या करूं? इंक्वायरी करेंगे क्या ट्रांजैक्शन है भाई, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाओ। उस ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट चेक करें, सही हुआ या नहीं हुआ, वोचर क्या बना था, किसने बनाई थी एंट्री, अप्रूव किसने की थी, किताबों में कब एंट्री डली थी, ईयर एंड के आसपास तो नहीं डली थी, ईयर एंड के आसपास इस तरह की उल्टी सीधी एडजस्टमेंट्स काफी डलती हैं। और कंफर्मेशन, अगर हमें लग रहा है कि पता नहीं किसी का नाम एम ही लिख दिया तो उसको खत लिख के उसी से पूछते हैं भाई आपके साथ ये ट्रांजैक्शन हुई थी। तो जो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हटके मिलेगी उसको देखेंगे। फिर अगर वो कहें ये आर्म्स लेंथ है तो हम कहेंगे अरे वाह मसला ही हल हो गया, मैं एवं टेंशन में था, आर्म्स लेंथ है, ओके। नहीं, चेक करें वाकई आर्म्स लेंथ है। ये कैसे पता लगता है आर्म्स लेंथ? फुटा लेके मेजर करेंगे, अगर वो इतना हुआ तो आर्म्स लेंथ है। नहीं, कंपेयर करें, मार्केट की ट्रांजैक्शन से कंपेयर करें, उस दिन के आसपास की ट्रांजैक्शंस को देखें, मार्केट में उस दिन रेट क्या चल रहे थे, हमारे कॉमन ट्रांजैक्शन किस तरह से हो रही है, उनके साथ चीजों को देख लें। जब तसल्ली हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शंस के ऊपर अपने खौफ खत्म कर लिए। एक दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख लें कि वो सारे डिस्क्लोजर जो IAS 24 ने बताए थे क्या वो सही तरीके से रिकॉर्ड और सही तरीके से इनकॉर्पोरेट हुए हैं या नहीं हुए। बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं? तो बस एक स्कोप है, स्टैंडर्ड में आपने अलर्ट ज्यादा हो जाना है और आपने रिलेटेड पार्टीज ढूंढनी है। और अगर प्रीवियसली मिले, ICAP को इस चैप्टर में 2-3 तरह के टॉपिक्स बहुत पसंद है। एक ये कि रिलेटेड पार्टी ढूंढे कैसे, एक ये कि प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड मिल गई, सबसे ज्यादा उन्होंने ये पूछा हुआ है, प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड मिल गई तो बताओ हम क्या करेंगे। और लास्ट चीज जो उन्होंने पूछी है वो ये है कि नॉर्मल से हटके अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसका हमारा क्या ट्रीटमेंट होगा, उसकी चीजों को हम किस तरह से देखेंगे। अब चूंकि हम साथ साथ इंग्लिश भी देख रहे हैं कि रिवायत डेवलप हो गई है तो देख लेते हैं हमारा क्या जा रहा है। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि इस तरीके से हुई है कि जिसमें टर्म्स और कंडीशन एक विलिंग बायर और विलिंग सेलर जो कि अनरिलेटेड है और इंडिपेंडेंट है, उनके दरमियान जो कुछ होता है हम उसको नॉर्मली आर्म्स लेंथ कहते हैं। अब रिलेटेड पार्टी कहते कैसे हैं, उन्होंने अपने जिम्मे लिए ही नहीं। उन्होंने कहा जी रिलेटेड पार्टी वो है जो कि आपके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने बताया, IAS 24 ने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सिलेबस में नहीं,
तो उन्होंने कहा अगर आपका फ्रेमवर्क बताए तो वो है डेफिनेशन। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि हम उस मुल्क में ऑडिट कर रहे हो जहां आईएएस चलते हो, आईएफआरएस चलते हो सकता है यूएस गैप चलता हो। तो उन्होंने कहा रिलेटेड पार्टी कौन सी है, जो तुम्हारा फ्रेमवर्क कहते हैं रिलेटेड पार्टी। तो आईएएस 24 ने रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दी है जो बहुत करीब है उस डेफिनेशन के जो कि कंपनीज एक्ट में हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो जो कंपनी लॉ वाली डेफिनेशन है रिलेटेड पार्टी की, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। अगर आपका फ्रेमवर्क खामोश है तो उन्होंने कहा 3 शर्तें हैं, 3 में से कोई भी शर्त पूरी हो जाए तो मान लो कि वो रिलेटेड पार्टी है। अ पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली एंड डायरेक्टली किसी ना किसी एक दो इंटरमीडिएरीज के थ्रू ओवर रिपोर्टिंग एंटिटी, वो जिनका हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी जिसका हम अकाउंट्स बना रहे हैं, जिसका रिपोर्टिंग एंटिटी पे इन्फ्लुएंस है, जिसका हम पे इन्फ्लुएंस है वो रिलेटेड है। हमारा जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस है वो रिलेटेड है। और हम किसी और के साथ मिलकर अगर किसी के कॉमन कंट्रोल या इन्फ्लुएंस में आते हैं तो रिलेटेड पार्टी इन्होंने कहा या तो स्टैंडर्ड में देख लो डेफिनेशन, तुम्हारा स्टैंडर्ड खामोश हो तो 3 में से कोई भी निशानी पूरी हो जाए तो मान लेना रिलेटेड है। जो तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आती हैं वो, तुम जिसके इन्फ्लुएंस में आते हो वो, और वो जिनके साथ मिलकर तुम किसी की कॉमन इन्फ्लुएंस में आते हो, ये है रिलेटेड पार्टी। फिर आईएएस 24 की हल्की हल्की सी बातें जो कि बहुत ज्यादा किताब ने उस पर गहराई से बात नहीं की। तो नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप और नेचर एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन ये बताई जाती है। क्यों बताई जाती है, ताकि यूजर को क्लियर कट पता लगे कि हर चीज मुझे ट्रांसपेरेंसी से पता लग गई है। अगर कुछ लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिले हैं, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा फेवर मिली है, तो वो उस चीज को वो देख सके। अब रिलेटेड पार्टी की प्रॉब्लम क्या है, हायर रिस्क है यहाँ पे। क्यों, रिलेटेड पार्टी अक्सर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर्स और रिलेशनशिप के थ्रू चल रही होती है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ी पेचीदा सी रिलेशनशिप होती है, उसकी अकाउंटिंग एंट्री इतने आराम से नहीं होती। ए ने बी कंपनी के 70% शेयर खरीदे हुए हैं, बी ने 80% शेयर सी के खरीदे हुए हैं, सी ने डी के 100% शेयर खरीदे हुए हैं, ई ने एफ के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर किया और उस ज्वाइंट वेंचर ने बी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, और सी ने ई को सामान बेचा। जो सामान बेचा उसके प्रॉफिट का उतने परसेंट उसका, उस प्रॉफिट के उतने परसेंट का, उतने परसेंट का उतना परसेंट उसका, जो कि अल्टीमेटली उसका उतना परसेंट इसका बना, क्योंकि इसने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इतनी अजीबोगरीब सी खिचड़ी बन गई होती है कि आप इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट करते वक्त ही पागल हो जाते हैं, वो ट्रांजैक्शन ही नहीं पकड़ी जा रही होती। अकाउंटिंग सिस्टम कई दफा इतने इफेक्टिव नहीं होते कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पकड़ सके। अकाउंटिंग सिस्टम कवानीन पे चल रहे होते हैं और ये ट्रांजैक्शन ऊपर ऊपर हो गई होती है, तो नजर भी नहीं आते। मुल्क से बंदा जाता है, एक जगह बैठता है, खाना खाता है, वापस आ जाता है, पता ही नहीं लगता बात क्या हुई। सिस्टम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता। सोचें, एक मुल्क का एक तगड़ा बंदा दूसरे मुल्क के सबसे तगड़े बंदे से, मुल्क भी सबसे तगड़ा वाला, सबसे तगड़े वाले मुल्क के सबसे तगड़े बंदे के साथ दोपहर खाना खाने पहुंच जाता है एक बंदा पाकिस्तान छोड़ के, वो वापस भी आ जाता है और पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ। तो सिस्टम कई दफा ना इतना कमजोर होता है कि वो उस लेवल की चीज को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता। समझ आ रही है? तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की फिजा ही और होती है, ये ऊपर लेवल पे चल रही होती है। नीचे वाले जो है ना वो बस अंदाजे ही लगाते रह जाते हैं, वो क्लास में तबसरे करते ही रह जाते हैं। आप छोटे छोटे फ्लैट्स पे परेशान है, आप सिर्फ 190 मिलियन पाउंड पे परेशान है, बस प्रवास कोई और होती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नॉट बी कंडक्टेड ऑन नॉर्मल। तो 3 खतरे में बताया कि अक्सर ये कॉम्प्लेक्स होती हैं, अक्सर अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, और अक्सर ये नॉर्मल मार्केट टर्म्स पे नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ ज्यादातर गड़बड़ होती है। देन हम यहाँ जीरो मेटीरियलिटी रखते हैं। मेटीरियलिटी क्या है, एक खास थ्रेशोल्ड जिससे ऊपर परेशान होना है, तो इन ट्रांजैक्शन में थ्रेशोल्ड है 0, 0 से ऊपर परेशान होना है। तो 1 रुपए की भी ट्रांजैक्शन है तो हमने परेशान हो जाना है। वीडियो आउट ना हो जाए, मैं पकड़ा ना जाऊं, भाई नहीं है ना, बाद में मैं जाना एक वो कहूँ कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, पाकिस्तान के सारे लोग बहुत मतलब, हाँ नहीं जी, वो मतलब ये मैंने भाई खाना पता नहीं किसने कहा जाके किसके साथ कौन सा खाया। असल में बता रहा था कि कुछ बातें हमारी समझ में नहीं आ सकती, स्ट्रेटेजिक लेवल की होती हैं। हम लोग एवं ही कहते रहते हैं कि क्यों नहीं हमला कर रहे इंडिया पे, क्यों नहीं। बड़ों को पता होता है कि कब हमला हमला करें, वो हमें आके कहते हैं कि हौसला करो, हम जब हमला करेंगे तो तुम हमसे नहीं सुनोगे, उनसे सुनोगे।
तो ठीक है, सीधी सी बात है, कुछ स्ट्रेटेजिक लेवल की बातें वो हमारी पहुंच से बहुत ऊपर की है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि उस खाने के 2-3 दिन बाद एक इस्लामिक मुल्क पे उसके आसपास के किसी और इस्लामिक मुल्क से हमला हुआ, हमसे हमला नहीं हुआ, जिससे ऐसा जरूर लगता है कि उस खाने के दौरान एक आध इनकार तो जरूर हुआ है, वरना हम सबसे करीब थे ईरान पे हमला करने के लिए। हम तो सबसे ज्यादा फेवरेट जगह पे थे ना, तो अगर हमारा बंदा राजी हो जाता तो ईरान पे हम हमला कर रहे होते। लेकिन ईरान पे अगर फिर किसी और इस्लामिक मुल्क ने हमला किया तो इसका मतलब है कि हमारे इस बंदे ने जाके खाने के बाद मीठा नहीं खाया, लड़की आया है थोड़ा सा, मतलब एटलीस्ट वही वाली बात है, ये बातें करनी जरूरी होती है भाई। मतलब वीडियो पूरी लीक हो तो मैं कहूँ, मैं तो मतलब जो है ना, लेकिन अच्छी बात सच्ची बात यही है कि वाकई एटलीस्ट कोई खतरनाक, मतलब जिस तरह की मुलाकात हुई थी मुझे साफ लग रहा था कि अब ये अड्डे मांगे जा रहे होंगे। लेकिन उसके बाद जब हमारी तरफ से हमला नहीं हुआ, किसी और मुल्क से हुआ, तो समझ जरूर आ गई कि थोड़ी सी एक डिसेंट लेवल की रेजिस्टेंस जरूर रही होगी। तो कभी कभी फखर कर लिया करें, कोई बात नहीं, बुरे लोगों से भी अच्छी बातें हो जाती हैं। अगर आपको अच्छे नहीं भी लगते तो भी कोई बात नहीं, ताजा ताजा इंडिया के मुकाबले में भी पाकिस्तान का सर बुलंद हुआ है, इधर से अमेरिका को भी थोड़ा सा रेजिस्ट किया है। ये होता है असली वाला, एब्सोल्युटली नॉट। आप पता नहीं कौन सा एक बंदा बैठ के किसी न्यूज एंकर के सामने बैठे बैठे शोगल मोगल में बोलते हैं एब्सोल्युटली नॉट, आप 10 साल तक नाचते रहते हैं। असली एब्सोल्युटली नॉट ये है कि खाना खा के वापस जिंदा आ गया। लेवल इजी ले रहे हैं आप। सॉफ्टवेयर अपडेट, प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऑडिटर परफॉर्म करेगा अपने प्रोसीजर और रिलेटेड एक्टिविटीज ताकि वो अंदाजा लगाए। स्पेसिफिक कंसिडरेशन होगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट का खौफ, जो रिलेटेड पार्टी की वजह से ऑडिटर ने हमेशा अपने दिमाग में रखना है। फिर वो याद है टीम मेंबर्स के दरमियान डिस्कशन, कि टीम मेंबर्स की आपस में डिस्कशन है, डायरेक्शन देनी है पार्टनर ने, उसने बताना है तुम ये करोगे, तो हर वक्त अलर्ट रहें। टीम मेंबर एक दूसरे से कहें यार मुझे रिलेटेड पार्टी मिली है, तुम देखो तुम्हारी एरियाज में तो नहीं ये चीजें आ रही। पार्टनर नीचे वालों को कहे कि देखना है, समझना है। तो टीम मेंबर्स उसको हमेशा आपस में डिस्कशन में रखें अगर कोई रिलेटेड पार्टी किसी को कहीं नजर आती है। देन एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग है, ये एंटिटी क्या है, ये एंटिटी की किस किस्म की रिलेटेड पार्टीज हैं, इसकी अपने इर्द गिर्द के बड़ों से क्या रिश्तेदारी है, कहां इनकी इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन इनके साथ मिलकर इनको सपोर्ट कर रहा है, एंटिटी को समझें। फिर उसके कंट्रोल्स को समझें कि ये वाली एंटिटी कैसे आइडेंटिफाई करती है कि फलाना फलाना रिलेटेड पार्टी है, फिर उस रिलेटेड पार्टी को अप्रूव कौन करता है, फिर उस रिलेटेड पार्टी की रिकॉर्डिंग कौन करता है, फिर उसके ऊपर ये काम कौन करता है, फिर उसके ऊपर ये काम कौन करता है। तो अच्छी तरह से समझें एंटिटी को और अच्छी तरह से समझें उसके कंट्रोल्स को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी की प्रोसीजर सरप्राइजिंगली है कि अपने 1-2 अटेम्प्ट पहले किताब से निकाल दिया, जिस पे जो है वो हमें बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। असल में एग्जामिनर कभी कभी भूल जाता है किताब देखना, तो वो सोचता है किताब में वो वाली बात तो लिखी हुई ही होगी, तो मैं डर जाता हूं, मैं किताब से फौरन माइनस नहीं करता, मैं उसको ट्यूटर नोट बना के डाल देता हूं। तो एहतियातन ये ट्यूटर नोट में लिखी हुई बात जो है ना, एहतियातन पढ़ लीजिएगा कि रिलेटेड पार्टी की आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने कई दफा सवाल पूछे हुए इसके। तो रिलेटेड पार्टी की आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे, लिस्ट लेंगे और फिर वर्किंग पेपर देखेंगे पिछले साल के, आप कंपनी के प्रोसीजर्स देखेंगे, डायरेक्टर्स और अदर एंटिटीज के रिलेशनशिप समझेंगे, शेयर होल्डर्स के रिकॉर्ड देखेंगे, शेयर होल्डर्स की मिनट्स देखेंगे, कोई और ऑडिट फर्म अगर इन्वॉल्व थी तो उनसे पूछेंगे, कोई पिछले ऑडिटर थे उन्होंने कोई काम करके गए थे तो उनसे पूछेंगे कि आपको कोई रिलेटेड पार्टीज का पता है। रिलेटेड पार्टीज की लिस्ट में कई दफा प्रॉब्लम होगा, कई दफा क्लोज फैमिली रिलेशनशिप या जहां कोई और बिजनेस एंटिटी है जिसका हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है ना, तो ये कंपनी वाले अक्सर उसके बारे में बताते हुए शर्मा रहे होंगे, वो नहीं बताएंगे, ज्यादा सही से डिस्क्लोज नहीं करेंगे। फिर आपकी बैंक या लीगल कंफर्मेशन वगैरह से पता लग सकता है, आपकी बैंक की बड़ी ट्रांजैक्शन से पता लग सकता है, लीगल एडवाइजर बता सकता है कि फलाना फलाना बंदे ने इनकी गारंटी दी है, फलाना बंदा इनके साथ मिलकर कंपनी की लीगल केसेस को देख रहा है। तो ये चंद प्रोसीजर्स हैं जिससे आप रिलेटेड पार्टीज की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देन अलर्ट रहना अपने रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। आपको जब जब भी कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मिले, आपने पूछना है भाई इसकी क्या नेचर है और क्या रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। जरूरी नहीं हर डिफरेंट ट्रांजैक्शन में ये मौजूद हो, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये मौजूद हो रहे होंगे। अब ये 190 मिलियन पाउंड में भी मसला क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन अजीब तरीके से रूट होकर आ रही थी, उसको थोड़ा सा गौर से देखने पे अगर कोई जान पहचान वाला बंदा ना मिलता तो इतनी टेंशन नहीं थी।
जब गौर से देखने पे एक इंतहाई जान पहचान वाला बंदा मिल गया जो मतलूब भी था, तो पक्के हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो मामला खतरनाक हो गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड, ये एग्जैक्टली इस स्लाइड पे जो है इस चैप्टर से सबसे ज्यादा दफा आई कि आपने ये पूछा है पास्ट में। अब वो सिचुएशन घुमा भी दें तो भी कहीं ना कहीं ये प्रोसीजर हमेशा अहम है। अगर आप कुछ ऐसी रिलेटेड पार्टी या रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करें जो पहले नहीं पता थे, फौरन से कम्युनिकेट करें अदर टीम मेंबर्स को कि भाई मुझे पता लगा है, जरा तुम लोग भी देख लो। मैनेजमेंट से कहें कि मुझे सारी ट्रांजैक्शन इनकी चाहिए। पूछें कि क्यों आपके कंट्रोल्स फेल हो गए, क्यों नहीं आप मुझे बता सके इसके बारे में। रिस्क असेसमेंट को रिकंसिडर करें कि क्या कुछ फर्दर भी ऐसी होंगी जो नहीं नजर आ रही होंगी। अगर नॉन डिस्क्लोजर इंटेंशनल लग रहा है तो देखिए इससे मेरी ऑडिट की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, और इन खास पार्टीज के ऊपर बड़ा तसल्ली से सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएं। तो पहली तरह के प्रोसीजर रिलेटेड पार्टीज की आइडेंटिफिकेशन, दूसरे ये वाला प्रोसीजर कि प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड मिलेगी तो आप क्या करेंगे, और तीसरे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मिलेंगी तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप वो अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, फिर समझेंगे इसका बिजनेस रैशनल क्या है। मलेशिया की चीज पाकिस्तान आ रही है तो दुबई की कंपनी बीच में क्या कर रही है, तो हो सकता है वो कहीं इंपोर्ट की ड्यूटीज कम हो जाती हैं, कोई जेन्युइन रीजन भी हो सकती है उसके पीछे। लेकिन गौर से देखें ताकि समझ आ जाए कि ये बीच में कोई रिलेटेड पार्टी थी या उसमें क्या नीयत थी। क्या ये ट्रांजैक्शन ओवरली कॉम्प्लेक्स तो नहीं, क्या इसमें अनयूजुअल ट्रेड टर्म्स तो नहीं, क्या इसमें एक अपीरेंट लॉजिकल बिजनेस रीजन जो होती है, हम सारा माल नॉर्मल तरीके से मंगवाते हैं, ये ट्रांजैक्शन हमने घुमा के की, तो ये बात नहीं समझ आ रही। प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज जो है उस वो अगर इसमें इन्वॉल्व है तो ये और खतरनाक बात हो जाएगी। एक तो पहले ही आउटसाइड नॉर्मल कोर्स है, ऊपर से पार्टी भी वो जो इन्होंने भी छुपाई हुई थी। देन क्या मैनेजमेंट ने इसकी नेचर और इस ट्रांजैक्शन को दोस्ता विद गवर्नेंस बड़ों के साथ डिस्कस किया है? क्या मैनेजमेंट वाले खासतौर पे आपको ये तो नहीं कह रहे कि इस ट्रांजैक्शन को बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर दें, छोड़ें जी, जाने दें, आगे चलें। फिर इस ट्रांजैक्शन की टर्म्स मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन से मैच कर रही हैं। आपने पूछा जी इतना डिस्काउंट क्यों दिया, उन्होंने कहा जी वो ऐसे करके ये रीजन थे, तो उनकी रीजन और ट्रांजैक्शन की नेचर को आपस में मैच करें। क्या ट्रांजैक्शन प्रॉपर अकाउंट फॉर हुई है, क्या ये इसकी अकाउंटिंग सही से नजर आई है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, इंस्पेक्ट करें उस कॉन्ट्रैक्ट को और उसको समझें कि ये क्या था। फिर क्या करें, फिर एविडेंस हासिल करें कि क्या ये ट्रांजैक्शन प्रॉपर तरीके से ऑथराइज और अप्रूव थी या नहीं थी। अगर मैनेजमेंट कहे फाइनेंशियल में एक असर्शन यानी कि क्लेम दे दे कि ये ट्रांजैक्शन वाज कंक्लूडेड ऑन, तो बस फिर पागल हो जाना है कि यार ये कैसे हो सकता है, इतनी भी लूट नहीं मची हुई कि बंदा रिलेटेड पार्टी हो और ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ हो। मतलब डायरेक्टर ये कह रहा है कि मैं कंपनी एसी बनाती है और डायरेक्टर अपनी कंपनी से एसी खरीदेगा पूरे उन पैसों पे जिस पे दुकान पे मिलता है, ये हजम होने वाली बात नहीं है। एक रिलेटेड पार्टी फेवर ही ना ले। अगर वो कह रहे हैं नहीं फेवर ली तो ठीक है, कंपेयर कर लें उस ट्रांजैक्शन को उस तरह की ट्रांजैक्शन से, कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट ले आए, इसकी टर्म्स मार्केट की टर्म्स के साथ मैच करें, अप्रोप्रिएटनेस देखें। तो वही वाली बातें जो हमने की थी वही सारी बातें इंग्लिश में नजर आ रही हैं। एंड देन ओपिनियन देते हुए इन अकॉर्डेंस विद 700 आपने दो चीजें इंश्योर करनी है, क्या आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन एप्रोप्रिएटली फ्रेमवर्क के मुताबिक दिखा दिए गए हैं, और क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप का जो इफेक्ट दिखाया है वो यूजर्स को फेयर प्रेजेंटेशन से वो तो नहीं कर रहा, अवॉइड तो नहीं कर रहा, क्या फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो रहा है। और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो चेक करें कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं हो रही उनकी वजह से। तो क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को सही से अकाउंट फॉर कर दिया गया या नहीं कर दिया गया, इसको इंश्योर करें। एंड फाइनली एक रिटन रिप्रेजेंटेशन जहां पे अगर फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट की गाइडेंस है तो रिटन रिप्रेजेंटेशन उनसे लें कि जी आपने हमें तमाम रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोज भी कर दी हैं, ट्रांजैक्शन भी बता दी हैं, और आपने उनकी अप्रूवल और उसकी अकाउंटिंग जो भी फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक तरीके से कर दिया। डन। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा स्टैंडर्ड है, अगर समझ आ जाए। ना समझ आए तो पता ही नहीं लगता कि हर जुमला कहना क्या चाह रहा है। तो क्या आपको ग्रेविटी समझ आई? आपके जो टेस्ट हैं वो चेक हो चुके हैं फिजिकल, हजरात वो टी रूम से ले सकते हैं, ग्रुप में मैसेज भी आ गया था, और ऑनवर्ड भी हम जो है भरपूर कोशिश है कि आपके टेस्ट टाइम से चेक होते रहे। अल्लाह करे आपकी तरफ से भी साथ साथ ताबन चलता रहे। तो अब हम कल ऑफ है, आपका अभी तक अगर गैप है तो उसको रिकवर कर लें, क्योंकि इसके फौरन बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे विच इज चैप्टर 14।
तो चैप्टर 14 पे हमने अच्छी खासी डिस्कशन करनी है और उसको स्प्रेड करके पढ़ना है इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के ऊपर। तो आपने प्रॉपर तरीके से जो है ना वो पिछला कवर कर देना है, ताकि अगले 2-3 दिन जो नया पढ़ रहे हो आप उसको कवर करें। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद।